सबसे पहले अपनी साथी एजुकेशन विभाग की शिक्षिका और अपनी कविता संग्रह से दुनिया में जाने जाने वाली कविता जी को से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सुजीत सर, सुबह से 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है सुजीत सर से और कई बार हमने सुना भी है। महाराजगंज से आए हैं, बहुत अच्छा काम है और अभी अभी उनके एक कविता संग्रह भी आया है स्त्री कविता पर नवजागरण काल को लेकर। बहुत अच्छा काम है और सबसे आग्रह है कि वो भी आए और मंच लें। ज्योति चावला जी, प्रोफेसर ज्योति चावला जी जो इग्नू में कार्यरत हैं और इनकी एक कहानी भी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। अंधेरे का कोई चेहरा नहीं होता, या सर अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी स्थान ग्रहण करें। वही तो मैं कह रहा था। और सबसे बाद में वरिष्ठ साथी गुरु आदरणीय प्रोफेसर प्रणय कृष्ण सर से अनुरोध है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और अध्यक्ष का दायित्व भी निभाएं। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी से लगभग सभी लोग यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी से परिचित हैं, तो बिना परिचय की भूमिका बनाए हुए मैं अपने साथियों डॉक्टर दीनानाथ मौर्य से आग्रह करूंगा कि वो आए और साथी कविता जी को गुलदस्ता और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें, औपचारिक स्वागत करें। विश्वविद्यालय के शिक्षक सदस्य आदरणीय रंजीत जी से मेरा अनुरोध है वो मंच पे आए और गुलदस्ता और मोमेंटो देकर डॉक्टर सुजीत सिंह सर का स्वागत करें। साथी सुधा त्रिपाठी जी से अनुरोध है, अगर वो हैं, सुधा त्रिपाठी जी आपसे अनुरोध है कृपया मंच पे आए और ज्योति चावला जी को बुके और इस क्या मोमेंटो देकर उनका भी सम्मान करें। इस संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर लालसा यादव, अध्यक्ष हिंदी विभाग से अनुरोध है वो हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रणय कृष्ण सर का बुके और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आपका
बस न जाए ना। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये भाषण में सर उनको जरूरत पड़ेगी बार बार। पान खाए उधर जाएंगे तो बार अरे चुप रहो यार। ऐसी अध्यक्ष नहीं लेंगे सर ना। सारे हमारा मंच सज चुका है, श्रोतागण आ चुके हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक कविता के माध्यम से, मुझे पढ़ने का सहूर तो नहीं है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। किसकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अच्छी लगी कि जब तुम करते हो पार घर का दरवाजा, चौखट की ऊंचाई 4 इंच होती है। जब करते हो तुम पार घर का दरवाजा, चौखट की ऊंचाई 4 इंच होती है। जब मैं जाने लगती हूं उस पार चौखट के, हो जाती है 64 इंच की। कर नहीं पाती मैं पार ये ऊंचाई 64 कलाओं वाली, या है ये तुम्हारे मानसिक विरोध की, ये तय करने में पूर्ण समर्पित मैं, जाने कब तुम हो जाती हूँ या हो जाती हूँ गुम। बस यही जिसे खोजने में मैं खो जाती हूँ, कर नहीं पाती पार तुम्हारी चौखट 64 इंच वाली। ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सत्र है इसी पे केंद्रित है और हमारे वक्तागण उसको बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे। तो बिना समय लिए मैं सुजीत सर का आग्रह स्वीकार करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और अपना वक्तव्य रखें। सबको मेरा नमस्कार। गेस्ट हाउस में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से हमने कहा कि आप मुझे पहले बुलाइएगा। पहले इसलिए बुलाने के लिए कहा कि कल हमने अपनी किताब प्रणय कृष्ण सर को भेंट की थी। मुझे डर था कि अगर आप पहले प्रणय सर को बुलाते हैं तो कहीं उन कविताओं का जिक्र न करने लगे जिस पर यह पर्चा मैंने तैयार किया है। तो बहुत ही संक्षिप्त बात, मैं एक अज्ञात कवयित्री पार्वती देवी और एक बहुत ही मशहूर लेखिका कृष्णा सोपती जी की एक कविता पर करना चाहूँगा। तो बिना किसी विलंब के मैं अपना पर्चा पढ़ता हूँ। 1931 ईस्वी में ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल द्वारा संकलित एवं संपादित पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी में स्त्री कविता का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए रामशंकर शुक्ल रसाल एक बात कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृत के साथ साथ हिंदी प्रिंट ने आधुनिक हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। 20वीं सदी के आरंभ में हिंदी का जो स्वरूप बना वह 19वीं सदी की हिंदी से एकदम भिन्न था। ज़्यादा विस्तार में न जाकर मैं मुरादाबाद से निकलने वाली एक अल्पज्ञात पत्रिका अबला हितकारक और उसमें छपने वाली एक अज्ञात कवित्री पार्वती देवी की कविताओं पर अपनी बात रखूंगा। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत की सामाजिक समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या विधवा विवाह की समस्या थी। संयुक्त प्रांत से हिंदी की जितनी भी पत्रिकाएं निकलती थीं उसमें इस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ मिलता है। आपको मालूम होगा कि रामरख सिंह सहगल ने चांद का एक अंक विधवाओं पर केंद्रित किया था जिस पर उस जमाने में काफ़ी हो हल्ला मचा था। अबला हितकारक पूरी तरह विधवाओं की समस्या के लिए समर्पित पत्र था।
इसमें विधवा समस्या संबंधी लेख आदि ही छापे जाते थे। इसका पहला अंक मई 1902 में निकला। इसके संपादक श्रोत्री शंकरलाल बिजनौरी थे। यह उपदेशकों और स्त्रियों को डाक व्यय देने मात्र से ही मुफ्त में दी जाती थी। इसके आवरण पृष्ठ पर छपा रहता था, यही कीमत है इसकी, बाल विधवों से कोई कह दे। यही कीमत है इसकी, बाल विधवों से कोई कह दे कि हम उनकी रिहाई के लिए बीड़ा उठाते हैं। यहाँ बाल विधवा शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। यह पत्र मुरादाबाद के आर्य भास्कर प्रेस से पंडित राम नारायण शुक्ल के प्रबंध में छपता था। बाद के दिनों में बरेली और बिजनौर से भी इसका प्रकाशन होता रहा। यह पत्र अपने शास्त्रार्थ के लिए भी जाना जाता था। मजेदार बात यह है कि शास्त्रार्थ पुलिस के पहरे में होते थे। बनारस के पंडित शिव कुमार शास्त्री के साथ भी बिजनौरी साहब का एक शास्त्रार्थ हुआ था। बनारस के पंडितों को शंकरलाल बिजनौरी ललकारते रहते थे। बिजनौरी उन संपादकों और लेखकों की भी कड़ी खबर लिया करते थे जो विधवा विवाह के विरोध में लिखते थे। शंकरलाल जी ने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन कर रखा था, अतः वे 1000 रुपये का इनाम शीर्षक से विज्ञापन भी अपने पत्र में छापा करते थे, जिसमें लिखा होता था कि क्या किसी पंडित में इतना दम है कि वह बाल विधवा विवाह का खंडन करके 1000 रुपया इनाम पाले। यह जानना भी रोचक होगा कि बिजनौरी साहब ने एक विधवा से विवाह किया था। अबला हितकारक की फाइलों को जब मैं देख रहा था तो पुरुषों के बीच अचानक पार्वती देवी का नाम दिखा। जितने अंकों को मैं देख पाया उसमें यही एकमात्र स्त्री रचनाकार दिखी, यानी अबला हितकारक में छपने वाली एकमात्र स्त्री रचनाकार। पुरुष कविताओं से तुलना करने पर पार्वती देवी की कविताओं का स्वर और कथ्य जुदा लगा। इस पत्रिका में इनकी 20 के आसपास कविताएं मुझे मिली। मेरी किताब स्त्री कविता में पार्वती देवी की 16 कविताएं हैं और जो 3-4 कविताएं बच गई उसको मैं संकलित न कर पाया। जो अगला संस्करण आएगा मैं कोशिश करूंगा जो 3-4 कविताएं हैं उसे शामिल कर लूं। पार्वती देवी के माता पिता, जन्म तिथि, शिक्षा दीक्षा आदि की जानकारी मुझे नहीं मिली। अबला हितकारक भी उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। हाँ, एकाध कविताओं में उनके नाम के साथ कायमगंज दर्ज है। गूगल का सहारा लेने पर ज्ञात होता है कि कायमगंज फर्रुखाबाद जनपद का कोई कस्बा है। अगर गूगल पर विश्वास करें तो अपनी कविताओं से दिल दिमाग को झकझोर देने वाली यह कवयित्री फर्रुखाबाद जनपद की निवासिनी थी। एक प्रकार से देखा जाए तो श्रोत्री शंकरलाल बिजनौरी का संपादन व्यवस्थित नहीं था। कविता की बात की जाए तो विधवा विलाप के भजन शीर्षक के अंतर्गत बिजनौरी साहब कवि और कवयित्री को एक साथ छाप देते थे। कविता जहां समाप्त होती थी उसके नीचे रचनाकार का नाम दे देते थे, कभी कभी नाम नहीं भी देते थे। अतः कविता पुरुष की है या स्त्री की इसका अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है। पार्वती देवी अपनी कविताओं में अपना नाम लिखती थी, जैसे देखो ए पार्वती इसका करो न तुम मलाल, या पार्वती कर जोड़ के कहती विधवा है ऐसे दुख सहती। तत्कालीन समाज में विधवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था उस सबका कच्चा चिट्ठा है पार्वती देवी की कविताएं। इन कविताओं को पढ़ते हुए जो दृश्य हमारे सामने आते हैं उसमें आप देखेंगे कि बाप अपनी कन्या को बेच रहा है, उन्हें शिक्षा से वंचित रख रहा है। भाई का व्यवहार भी दोयम दर्जे का है।
सास ननद ताने दे रही हैं और उसे सुख से रहने नहीं दे रही हैं। माँ का व्यवहार भी रूखा है। पिता रुपए से भरी थैली लेकर अपनी कन्या का विवाह बुढ़े के साथ कर रहा है। ईश्वर विधवाओं के विलाप को नहीं सुन रहा है। एक कविता में पार्वती देवी लिखती हैं कि हे ईश्वर, तुमने ही हम स्त्रियों को बनाया है, अतः हम अबलाओं के कष्ट को तुम ही मिटा सकती हो। एक कविता तो एक ऐसी विधवा की है जिसने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा है। अब वह तरुणी है, मदन उसे सता रहा है, काम की वजह से उसकी देह जल रही है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई जा रही है और उसके चंचल चित्त में पाप की भावनाएं जन्म ले रही हैं। पूरी कविता में काम की पीड़ा का वर्णन है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह दुर्लभ किस्म की कविता है जिसे एक स्त्री ही लिख सकती है। किसी कविता में पार्वती देवी ने विधवा या बेवा शब्द का प्रयोग न कर रांड शब्द का प्रयोग किया है। रांड शब्द देखकर मैं चौंका कि कविता में इस शब्द का प्रयोग क्यों। लेकिन सीमंतनी उपदेश की लेखिका, अब तो कल डॉक्टर चारू सिंह ने इस मंच से बता दिया है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी है। तो सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी ने इस शब्द का बहुतायत प्रयोग किया है। अभी मेरी बातचीत हो रही थी डॉक्टर चारू गुप्ता, डॉक्टर चारू सिंह और डॉक्टर प्रज्ञा पाठक मैम से, तो ये रांड शब्द पर ही बातचीत हो रही थी। तो डॉक्टर चारू सिंह ने कहा कि नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने भी रांड शब्द का प्रयोग किया है। फिर आप लोगों से बातचीत क्रम में पता चला कि बाद में यानी जो विकास होता गया इस शब्द का प्रयोग कम होने लगा। तो जो सीमंतनी उपदेश की लेखिका है हरदेवी ने रांड शब्द का प्रयोग किया है। सीमंतनी उपदेश का अनुक्रम आप देखेंगे तो उसमें पुरुष की हर रोज की मार खाने से रांड रहना अच्छा है और रांडों पर सितम जैसे अध्याय मिलते हैं। सीमंतनी उपदेश में जो 3-4 कविता या गजल है उससे पार्वती देवी की गजलें काफी मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है कि पार्वती देवी सीमंतनी उपदेश और उसकी लेखिका से परिचित थी। कविताओं के माध्यम से समाज पर किस तरह चोट किया जाना वह सब पार्वती देवी ने सीमंतनी उपदेश से ही सीखा है, ऐसा प्रतीत होता है। धर्मशास्त्र और पुरोहितों की खबर जिस तरह सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने लिया है, कुछ उसी तरह की खबर अपनी कविता में पार्वती देवी ने भी ली है। पार्वती देवी की गजलों में जहाँ जहाँ रांड शब्द आया है वहाँ वहाँ कविता का दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। इस शब्द का असर दिल को भेद जाता है। जैसे जब से कि रंडापे ने है आकर मुझे घेरा, तब से तो मुझे गम से फरागत नहीं मिलती। या देखो ये पार्वती रांडों का कोई भी नहीं, बाप और भाई भी दुश्मन हैं, सरासर निकला। या कौन सा रंज नहीं जो न उठाया हमने, रांड जब से हुई आराम न पाया हमने। रांड कहने से उनका समूचा दुख हमारी नजरों के सामने आ जाता है। विधवा अब बेवा शब्द एक किस्म की सहानुभूति प्रकट करता है। पार्वती देवी इस शब्द के माध्यम से पितृसत्ता का ध्यान विधवा समस्या की तरफ आकर्षित कराती है। आगे चलकर पंडित नाथूराम शंकर शर्मा गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य लिखते हैं जिसमें विधवाओं की बुरी परिस्थिति का चित्रण है। आर्य समाजी होने के कारण आचार्य शुक्ल ने नाथूराम शंकर की कविता को उदंड कहा है। वैसे शंकर लाल बिजनौरी भी कट्टर आर्य समाजी थे। रांड या राण देहातों में तो गाली है। मुझे लगता है कि रांड शब्द या यो कहिए कि विधवा समस्या नवजागरण के चलते इतना प्रचलित हो चुका था कि लोक में या ग्रामीण महिलाओं के मन मस्तिष्क में यह शब्द हमेशा के लिए
अंकित हो गया। देहातों में झगड़ रही औरतें इस शब्द का प्रयोग तो करती ही हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब एक माँ अपनी सगी बेटी से किसी बात को लेकर नाराज या क्रुद्ध होती है तो अपनी बेटी को राण होने का अभिशाप दे रही होती है। यहाँ पार्वती देवी की एक कविता का वाचन करके मैं एक दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। एक छोटी सी कविता पार्वती देवी की मैं सुनाना चाहूँगा। कविता है, मैंने किए कौन से पाप राम ने विपता दिखलाई, नहीं खुला हाथ का कगना ससुर घर आने नहीं पाई, फेरे फिरते ही हाय रांड मुझे करके बिठलाई, होवे उसका नाश ग्रह यह होवे उसका नाश ग्रह यह जिसने मिलाई, मेरी भरी जवानी बीच में मुझको इतना कल पाई, भरकर थैली को हाय पिता ने बुढ़े संग ब्याही, भाइयों ने दिया जवाब हुए भाभी के बस जाई, माता गई मुझको छोड़ हाय मैं कैसे करूँ माई, मैं घर घर भटकती फिरूं कर्म तूने यह क्या दिखलाई। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले माह कृष्णा सोबती जी पर 2 बड़े कार्यक्रम बनारस और दिल्ली में संपन्न हुए। दिल्ली वाले कार्यक्रम में मुझे भी एक पर्चा पढ़ना था, किंतु अपनी लापरवाहियों के चलते न जा सका। कृष्णा सोबती जी की चर्चा मैं इस मंच से इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों एक नौजवान ने लिखा, सुनिएगा, एक नौजवान ने लिखा कि मैंने कृष्णा सोबती को पढ़ते हुए प्रायः यह पाया है कि वह बेहद बोझिल, बेरस, उबाऊ, अपठनी और हद दर्जे का अझेल लेखन करने में सिद्धहस्त थी। आगे लिखता है, उनका सारा लेखन बेताब, आकर्षण रहित और महज कागज कारे हैं। उस नौजवान ने कृष्णा सोबती के कथा साहित्य को मलबा कहा। आजकल मैं कृष्णा जी को ही पढ़ रहा हूँ। जितना पढ़ पाया हूँ उस आधार पर सोचने लगा कि उनका क्या लिखा हुआ मलबा है। जिंदगी नामा तो बेहतरीन उपन्यास लगा मुझे। जिंदगी नामा में एकाध जगह भंगियों के तोप का जिक्र है। 1920-1925 के आसपास हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में भंगी तोप पर तमाम लेख मिलते हैं। अब कोई भंगी तोप को न समझ सके तो सोबती जी का क्या दोष। थोड़ा बहुत इतिहास बोध का होना जरूरी है कृष्णा जी के साहित्य को समझने के लिए। कृष्णा सोबती जी बहुत ही प्यारी लेखिका हैं। उनका गद्य बहुत ही साफ और सुंदर है। प्रत्येक विद्यार्थी को कृष्णा जी को पढ़ना चाहिए। आज से 10 साल पहले विशाल भारत का अध्ययन करते हुए मुझे कृष्णा जी की एक कविता मिली। उस कविता को मैंने अपने एक मित्र को टैग करते हुए फेसबुक पर लगाया था। कविता नवंबर 1939 में छपी थी। अब आप कहेंगे कि 14-15 साल की लड़की कविता लिख सकती है क्या? विशाल भारत का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं थी जो उम्र का भी उल्लेख करती थी, अगर कविता लिखने वाली लड़की कम उम्र की हुई तो। अप्रैल 1919 के स्त्री दर्पण में भारी अचरज शीर्षक कविता छपी है और उसके नीचे लिखा है, कुमारी राजकिशोरी, अवस्था 12 वर्ष। वीरेंद्र सर, मैं बताऊं कि जो बालक पत्रिका निकलती थी बिहार से, शायद उसके संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी थी। बालक की फाइलों को मैं उलट पलट रहा था तो उसमें जो कम उम्र की लड़कियां कविता भेजी थी तो उनका नाम दे करके वो अवस्था का भी जिक्र है। आप कृष्णा सोबती जी की मार्फत दिल्ली किताब पढ़ें तो उसमें विशाल भारत का नाम पाएंगे। सत्यवती मलिक पर जो संस्मरण है उसमें विशेष रूप से गिरधर राठी लिखित कृष्णा सोबती जी की जीवनी में भी विशाल भारत का जिक्र है। जीवनी पढ़ने के बाद मैंने राठी साहब को ईमेल किया और पूछा कि क्या कृष्णा सोबती जी कविताएं भी लिखा करती थीं। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया, जी हाँ, कुछ तो जिंदगी नामा में, कुछ
शब्दों के आलोक में भी मिलेंगी, पर वह अपना कवि रूप प्रसारित नहीं करती थी। तो कहना यह है साथियों कि कृष्णा सोपती ने अपने लेखन की शुरुआत कविता से की थी। विशाल भारत में जिज्ञासा शीर्षक से और कुमारी कृष्णा सोपती नाम से प्रकाशित उस कविता को इस मंच से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से, इलाहाबाद के बौद्धिक नागरिकों की तरफ से, हिंदी विभाग की यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर लालसा यादव सहित इस सभागार में उपस्थित तमाम विदुषियों की तरफ से इस बात का विरोध करते हुए कि कृष्णा सोपती का साहित्य मलबा नहीं है, उस कविता को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत दीजिए। मेरे कवि एक नवंबर 1939 में जिज्ञासा नाम से कविता लिखती हैं कृष्णा सोपती जी, वो कविता में पढ़ रहा हूँ। मेरे कवि मुझे बता दो ना, मैं नहीं जानती हूँ मैं क्या, जग में मेरा यह जीवन क्या है, मुझे अपरिचित सा लगता मेरे जग का कोना कोना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। फिर जन्म मरण का जीवन क्या, फिर पुलकन क्या, फिर तड़पन क्या, यह ज्ञान करा दो तुम मुझको, फिर क्या पाना फिर क्या खोना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। जीवन की विस्तृत वेदी पर यह सुख दुख का है अभिनय क्या, मानव की दो धाराओं का फिर जीवन पट पर परिणय क्या, यह एक समस्या है उर्मे, तुम इसको सुलझा दो ना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है सर कि पर्याप्त समय मिला, पूरी बात हो पाई। वही तो मैं तो सोच रहा था कि और लेंगे, 18 मिनट में ही खत्म कर दिया आपने। बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा सुधीजनों की सुजीत सर ने कितनी मेहनत, कितनी लगन से, कितने सुबुत से चीज़ों को खोजा, आपके सामने रखा और बेहतर प्रस्तुति रही। बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा अपनी साथी डॉक्टर कविता कानूरी जी को। इनके लिए बस 4 लाइनें हैं। तुमने लिखी है अभी तक अनगिनत कविताएं मुझ पर, एक महिला कह रही है, तुमने लिखी हैं अभी तक अनगिनत कविताएं मुझ पर अब मत लिखना, नहीं चाहती मैं अब और बनना तुम्हारी कविता, और तुम्हारी कविता की प्रेरणा मैं खुद ही बन चुकी हूँ कविता, मैं कविता हूँ। कविता जी के साथ। शुक्रिया सर, और सभागार में मौजूद सभी साथियों का अभिनंदन। और अपनी बातचीत करने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा साहित्य में जो लिखत पड़ा था बहुत कम है, इतनी कम है कि मैं कोई प्रस्तावना नहीं दे सकती, कोई परिकल्पना नहीं कर सकती। बस यहाँ पे बस कुछ शंकाओं और संदेहों के साथ आई हूँ जिसको मैं आपके सामने रखूँगी। ये भी बात हो सकती है कि 1 महीने का तो समय था, कुछ पढ़ लिया होता, है ना। तो मैं एक व्यक्तिगत बात शेयर कर रही हूँ कि हाँ, बेटी मेरी बहुत छोटी है, तो मेरे लिए उसका वो 1 महीने का समय 1-2 घंटे 3 घंटे तक सिमट के रह जाता है, वो उससे ज़्यादा नहीं हो पाए, तो मैं उस तरीके से अध्ययन नहीं कर पाई। अब ये भी हो सकता है कि ये स्त्रियाँ जब कविता लिखती हूँ तो भी पर्सनल बात करती हैं, और जब मंच पे खड़ी होती हैं तो भी पर्सनल बात करती हैं। तो इस पर्सनल के पीछे की जो पॉलिटिक्स है, आगे समय मिलेगा तो उस पर बात करूँगी। मैं यहाँ पे कविता के बारे में बहुत ही कविताहीन बात करने आई हूँ। जो नैरेटिव्स चल रहे हैं स्त्री कविता को लेकर, उसके बारे में जो मेरे संदेह हैं, मैं उसके बारे में कुछ बात करूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारी स्त्रियाँ लिख रही हैं, स्त्री कविता की बाढ़ आ गई, कविता में स्त्री आवाज़ का विस्फोट हो गया है, या फिर स्त्रियों ने कविता की आधी ज़मीन घेर ली है। तो इस तरह की जो बात हो रही है, इस तरह की बात के पीछे क्या कोई सर्वेक्षण का आंकड़ा है? जैसा कि मैं देख रही थी कि आयरलैंड में एक सर्वेक्षण हुआ था 2018 में, जो 10 साल के पब्लिश्ड कवियों का एक रेशियो निकालता है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, और उसमें जो रिज़ल्ट आता है वो है कि 60% के आसपास जो मेल कवि हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, और 40% के आसपास
जो स्त्री कवियाँ हैं वो कवि हैं वो पब्लिश हो रही हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी दिखाता है। यूएस में भी इसी तरह का कुछ अध्ययन हुआ, कविता को लेकर तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी साहित्य को जो वहाँ पे पूरे टोटलिटी में अध्ययन हुआ तो उसमें भी ये डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। लेकिन हिंदी कविता में क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ है जिसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं? और अगर कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है तो वह कौन सी वजह हो सकती है जिसकी आधार पर हम ये बात कर रहे हैं? तो मैं जो थोड़ा बहुत पहचान पाती हूँ, वो गलत या सही वो तो आप बताइए। तो एक तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि जैसे मंच पे 6 कुर्सियां हैं, 3 पुरुष कवि बैठे हों, 3 स्त्री कवि बैठी हों, तो किसी ने ये बात एक अपने तत्कालिक ऑब्जर्वेशन से ये बात कह दी हो, हाँ अब तो बराबरी हो गई, दिख तो रही है स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर मंच पर, कविता के अलग अलग मंचों पर। तो ये, और ऐसा हम इस तरह की बात बहुत सारी चीज़ों के बारे में करते हैं, जाति के आधार पे जो भेदभाव हो रहे हैं या बाकी और भी भेदभाव, उसके आधार पे हम कह देते हैं कि नहीं नहीं अब तो हो गई, बराबरी आ गई। तो ये जो हमारी तात्कालिक अवलोकन के आधार पे समझ बनती है, ये हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है। जैसे कि मैं अगर एक उदाहरण दूँ, क्योंकि शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हूँ, तो एक उदाहरण दूँगी मुदालियन कमीशन की रिपोर्ट का। 1952 में ये कमीशन बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका नाम है, और ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, और वो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस वक्त। तो वो कहते हैं अपने रिपोर्ट में जो लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं जहाँ भी गया मैंने हर जगह स्त्रियाँ देखी, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो यूनिवर्सिटीज़ में है, प्रोफेसर है, हर जगह तो दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब स्त्री शिक्षा पर मुझे इस रिपोर्ट में अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तात्कालिक अवलोकन के आधार पे, या हमने जो अपने आसपास के अवलोकन के आधार पे जो निष्कर्ष निकाल लिया कि एक बड़े शिक्षाविद की बात करें, और अगर हम उस समय के आंकड़ों को देखें, तो मैं जब उस समय के आंकड़ों को देखना शुरू करती हूँ, तो मैं जब साक्षरता दर देखती हूँ और स्त्री पुरुष की तुलना करती हूँ, तो उसमें साक्षरता दर में 27-28% पुरुष है, और स्त्रियों की साक्षरता दर वो 8 से 9% के आसपास है। और जब वही लेबर मार्केट की बात करें, पेड लेबर मार्केट की बात करें, तो वो जब देखती हूँ तो 89% मेल है और 11% फीमेल है। इतना ज़्यादा एक कह सकते हैं कि स्टार्क डिफरेंस है। उसके बाद भी ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कह देते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि स्त्री शिक्षा पर अलग से बात करने की ज़रूरत है। तो ये होता है कि तात्कालिक ऑब्जर्वेशन के आधार पे या तात्कालिक अवलोकन के आधार पर अगर कोई बात कहते हैं तो उसके बहुत सारी सीमाएं होती हैं, हमें उसको गहरा देखना पड़ेगा। तो एक ये है कि एक ये कारण हो सकता है कि हम फेसबुक पे और बाकी जगहों पे बहुत सारी स्त्रियों को लिखते हुए देख रहे हैं, तो हमने एक बना दिया कि हाँ स्त्रियां तो शायद लिख रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां कविता में आ गई हैं, शायद बराबरी आ गई है। तो ये एक मासूम सी वजह या भोलेपन सी या कम आंकड़ों को ना देखने की वजह से हो सकती। एक दूसरी वजह जो मैं समझती हूँ, अभी बस समझ की बात है, मैं जो समझती हूँ कि इसके पीछे एक कोई साजिश भी हो सकती है। वो साजिश पितृसत्ता की साजिश, जैसे कि जो स्त्रियों की उपस्थिति है उसको हम अगर बार बार कहें कि मात्रात्मक रूप से स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है कविता में, तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे। इस तरह के नैरेटिव्स फैला दिए जाएं तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो अगर हम बार बार इस तरह की बात कहने लगे, इस तरह का नैरेटिव फैला दें कि बहुत सारी स्त्रियां आ गई हैं, स्त्रियों ने तो अब कविता की आधी जमीन घेर ली है, तो हमें ये लगने लगा कि अच्छा अब तो प्रतिनिधित्व तो आ गया है, अब किस चीज़ की बात करनी है फिर। लेकिन इस तरह के बात फैला देने से या नैरेटिव चला देने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है वो शिफ्ट हो जाता है क्वांटिटी की तरफ या संख्या की तरफ, और क्वालिटी पे बातचीत करना फिर ज़रूरी नहीं समझते। जैसे कि फिर हम ये बात नहीं करेंगे कि स्त्रियों की जो कविता है उसकी क्या यूनिकनेस है,
उसकी भाषा किस तरीके से अलग है, शिल्प किस तरीके से अलग है, अनुभूतियाँ किस तरीके से अलग हैं, उसका जो सौंदर्य शास्त्र है वो किस तरीके से अलग है, हम शायद फिर उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम बराबर तो हो गए हैं। तो एक उसका एक बहाना हो सकता है, मात्रा में बता देना कि अब तो स्त्रियाँ आ गई हैं काफ़ी सारी। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे जो पुरुष है या जो वर्चस्व कल्चरल कैपिटल अभी तक अगर पुरुषों के हाथ में है या पितृसत्ता के हाथ में है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को डर लगने लगे कि अब कल्चरल कैपिटल तो उनके हाथ से खिसक जाएगा। ये हो सकता है कि जो मिसोजिनिस्ट हो, स्त्री द्वेषी हो, उन्हें डर लगने लगे, जो कहते हैं गाइनोफोबिया जो उनका है और ज़्यादा बढ़ जाए और स्त्रियों पे वो और ज़्यादा हमलावर हो जाए, ये स्थितियाँ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, जो मात्रात्मकता, क्योंकि मात्रात्मकता की बात कर दें फिर क्वालिटी पे बात करने की, या फिर किस तरीके से स्त्री कविता पूरे साहित्य के परिदृश्य को, हिंदी कविता को ट्रांसफॉर्म करें, इस पर बात ना करने का बहाना मिल जाए। तो इसके लिए मैं फिर से शिक्षा शास्त्र से एजुकेशन से एक एग्जाम्पल लेके आऊँगी कि मैं कुछ किताबों की एनालिसिस कर रही थी और एनसीईआरटी की मैंने 6th क्लास की मैथ्स की किताब उठाई। और क्यों उठाई? क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि मैथ्स इज अ कल्चर फ्री सब्जेक्ट, तो उसमें तो क्या ही बहुत ज़्यादा ऐसा जेंडर बायस या बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब मैं उसको देखने लगी तो उसमें मैंने देखा कि 225 तस्वीरें हैं और 184 टेक्सचुअल इलस्ट्रेशंस, मतलब कि जो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं ना कि सोनी की माता जी ने सेब काटा 4 भागों में फ्रैक्शन सिखाने के लिए, या इस तरह के और भी जो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशंस हैं। तो जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मात्रा के आधार पर अगर देखें तो स्त्री और पुरुष की बराबरी उसमें दिखती है, चाहे वो विजुअल्स हो चाहे वो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशंस हो, दोनों में दिखती है। और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि स्त्रियां जो गैर पारंपरिक रोल जिन्हें कहा जाता है, भूमिकाएं उसमें दिख रही हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है और बाकी सब परचेजिंग पावर है उनके हाथ में, इस तरह की चीज़ें उसमें दिख रही हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब तो बराबरी आ गई है किताबों में, तो अब ये बैलेंस दिखने लगा है। लेकिन जब आप और गहराई से उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि उस पूरी किताब में, जिसमें कि 225 चित्र है और 184 टेक्सचुअल इलस्ट्रेशंस है, उसमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो पुरुष को स्त्रियोचित समझे जाने वाले रोल में या घरेलू रोल में दिखाते हैं। एक उसमें एग्जाम्पल दिखता है कि 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जो कि कुएं पे जाते हैं पानी भरने के लिए कुएं में जाते हैं और वो कुएं की जो सीढ़ियां हैं उसको काउंट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ मैथ्स के संदर्भ में उनकी बात होती है, फिर वो वहाँ से लौट आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर ये ऐसा होता कि 2 लड़के जो कि कुएं पे जाते हैं पानी भरने के लिए, हमने एक थोड़ा सा बस उसमें परिवर्तन कर दिया होता, तो जो ये जो था कि हम घरेलू समझे जाने वाले कामों में जो पुरुष नहीं दिख रहा है, एक एग्जाम्पल वहाँ पे होता, लेकिन वो एक एग्जाम्पल भी वहाँ पे नहीं है। और इसका परिणाम क्या होगा? आपने अभी हाल ही में देखा कि महाकुंभ के समय दिल्ली स्टेशन पे जो स्टैम्पीड हुई, उसके बाद एक स्त्री है जो कि आई थिंक कांस्टेबल है, वो अपने बच्चे को लेके खड़ी है, उसका बच्चा सो रहा है और वो ड्यूटी पे तैनात है, मुस्तैद है। लोगों ने उसको बहुत सेलिब्रेट किया, इस दोहरे बोझे को बहुत सेलिब्रेट किया। किताबें भी वही सारी चालें चल रही हैं, रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटी में दिखा देंगी और क्वालिटी में वो चीज़ें उसी तरीके से स्टेटस को या यथास्थितिवादी ही रहेंगी। तो ये जो चीज़ है, अगर साहित्य में भी यही बात है, हमने मात्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया, तो यहाँ पे भी इस तरह की संभावना होने की, मतलब इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है कि हम जिस तरीके से स्त्री की आवाज़ साहित्य के पूरे परिदृश्य को ट्रांसफॉर्म कर रही है, उस पर हम बात नहीं करेंगे कि हमें एक बहाना मिल जाएगा कि अब क्या बात करनी है, अब तो बराबरी आ गई। तो एक ये है एक पक्ष इस बात का कि बहुत सारी स्त्रियां कविता लिख रही हैं इस नैरेटिव के पीछे। तो ये इसका एक और पक्ष है जो मैं सोच रही थी कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत सारी स्त्रियां कविता लिख रही हैं इस समय, तो क्या पहले स्त्रियां कविता नहीं कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्या वो लिख नहीं रही थी? अगर लिख रही थी तो क्या वो दिख नहीं रही थी? और अगर दिख रही थी तो क्या वो दर्ज नहीं हो रही थी? ये जो है करने, लिखने, लिखने से दिखने और दिखने से दर्ज होने के बीच में
बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारक आपको मिल जाएंगे। तो ये अगर हम इसको देखते हैं तो मैं अगर तो ये अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो आप इतिहास उसके देखेंगे जो पितृसत्ता है, उसको कहते हैं बहुत जादुई है। इतिहास की जो छड़ी है उसको उठाकर स्त्रियों को वो गायब कर देती है। विज्ञान से और दर्शन से और जितने भी ज्ञान की परंपराएं हैं उनसे, साहित्य से, और साहित्य में जो नारीवादी इतिहासकार इस समय जो लोग लिख रहे हैं वो अब वो खोज के लिए आ रहे हैं। वो उन स्त्रियों को जो कि अदृश्य कर दी गई हैं साहित्य के परिदृश्य से, विज्ञान से या बाकी जगहों से। जैसे चारू गुप्ता मैम ने अपने किताब में लिखा, तो इस तरीके से वो तो ये जो है जो हमारे पास जो नारीवादी इतिहासकार है उसको लेके आ रही। तो ऐसे नारीवादी साहित्य इतिहास लिखने में जो महिलाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे उस चीज़ को लेके आ रही हैं कि स्त्रियां जो अदृश्य कर दी गई साहित्य में। और अभी मैं सुजाता की किताब पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, आलोचना का स्त्री पक्ष, तो उसमें मुझे बहुत सारी स्त्रियां दिखती हैं जिनका नाम मुझे पहले नहीं पता था। तो मुझे लगता है अच्छा ये तो मुझे बिल्कुल अंदाजा, इतनी सारी स्त्रियां थी तो अभी और कितनी स्त्रियां होंगी अगर हम रिसर्च करें तो शायद बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी। तो ये तो वो स्त्रियां थी जिनका सुजाता ने नाम लिया, जो कि लिख रही थी, अपने आप को समय में दर्ज करने की कोशिश कर रही थी और समय भी थोड़ा बहुत उनको दर्ज कर रहा था। इसके अलावा और भी स्त्रियां रही होंगी जो कि बहुत सारी स्त्रियां जो कि अनपढ़ थी लेकिन लोकगीतों में अपने आप को दर्ज कर रही थी और बेनाम ही सही वो दर्ज हुई लोकगीतों में। और हमने उनकी जो भाषा है उसे देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्त्रियों द्वारा रचित ही कविताएं हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो दर्ज होने से छूट गई हों, जैसे कि ऐसी स्त्रियां जो कि घर के पूरे ना खत्म होने वाले काम काजों के बीच में कविता कर रही हों। कविता लिखने के लिए उनके पास किताब, कॉपी, कागज नहीं रहा होगा। कुछ लोगों को जो हिसाब किताब वाले जो कागज़ है वो मिल भी गया होगा तो उन्होंने कुछ उस पर लिखा होगा। बच्चों की जब कॉपियाँ भर जाती हैं उसके पीछे कुछ पन्ने बचे रह जाते हैं तो वो महिलाएं उस पर उन्होंने लिखा होगा और वो कविताएं कहीं गल गई होंगी, कहीं जल गई होंगी, वो कविताएं भी रही होंगी। ऐसी स्त्रियों की संख्या भी बहुत रही होगी। अब वो सामने क्यों नहीं आई? उनके सामने ना आने के पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो वही कारण जिसको अनामिका अपनी कविता में लिखती हैं, दुष्चरित्र औरतें, है ना। ये कविता और कहानी लिखने का शगल दुष्चरित्र औरतों का है। तो वो जो लेबलिंग है, उस लेबलिंग के डर से हो सकता है कि बहुत सारी स्त्रियों ने कभी ये बात नहीं कही कि मैं भी कविता लिखती हूँ या मैं भी कविता करती हूँ। और अगर मैं इसका उदाहरण अपनी ज़िंदगी से देखूँ या मैं अपने अनुभवों से तलाशूं तो मुझे अपने घूमने फिरने के दौरान जब बहुत सारी स्त्रियों से जो घरेलू स्त्रियां हैं उनसे जब मेरी बातचीत, अपने रिश्तेदार या बाहर कहीं भी, तो बातचीत में जब वो जानती हैं कि मैं कविता लिखती हूँ तो जब वो थोड़ा सहज होती है तो कहती है मैं भी कविता लिखती हूँ। और जब थोड़ी और सहज होती है तो अपनी जो बच्चों की कॉपी के पीछे उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ दिखाती हैं या दिखाना चाहती हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हमारे आसपास हैं जो कि हमें जिनका पता नहीं और जो रही होंगी। और एक तो ये वजह थी कि लेबलिंग का, दूसरा जो लेबलिंग से थोड़ा कि उठी भी तो हमारे उसमें इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। साहित्य का इतिहास पढ़ी तो भी एग्जाम्पल मिलते हैं जो स्त्री आलोचना की जिन्होंने लिखी है कि पुरुषों ने मना कर दिया कि नहीं ये क्या काम है, क्यों करना है इसको, तो वो उस वजह से दब गई। कुछ हिम्मती हुई, उससे भी अगर उसको भी पार करके आई तो पब्लिशर ने मना कर दिया। अब पब्लिशर के मना करने के पीछे भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में अगर कहें तो अध्ययन, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययन ये कहते हैं कि पुरुषों में एक तरह का साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज होता है स्त्री की समझी जाने वाली भूमिकाओं को निभाने में और साथ ही स्त्री के साहित्य को पढ़ने में। तो पुरुष नहीं चाहते हैं बहुत सारे स्त्री के साहित्य को पढ़ना, तो फिर किताबें खरीदेगा कौन? उनकी पाठक स्त्रियां होंगी, स्त्रियों की पाठक स्त्रियां होंगी।
तो उनकी किताबें स्त्रियाँ खरीदेंगी जिनके पास न समय है न परचेजिंग पावर। तो ये तो पब्लिशर के लिए घाटे का सौदा होगा, इसलिए पब्लिशर भी छापने से मना करते हैं। तो ये बहुत सारे फिल्टर हैं जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी स्त्रियाँ पहले भी लिखती रही होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई, वो दर्ज नहीं हो पाई, और अब हम कहते हैं कि बहुत सारी स्त्रियाँ लिख रही हैं। तो हम ये बात अभी क्यों कह रहे हैं, इसके कहने के पीछे कि अभी देखते हैं कुछ चीज़ों की वजह से जो इनिशियल लेवल का एक फिल्टर है वो हट गया है। जैसे सोशल मीडिया के होने की वजह से जो वो लेबलिंग वाली बात थी, या जो पुरुष के मना करने वाली बात थी, या पब्लिशर के न छापने वाली बात थी, या संपादक के मना कर देने वाली बात थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि वो जो फिल्टर है इनिशियल लेवल का, भी मैं नहीं कह रही कि पूरा फिल्टर हट गया, इनिशियल लेवल का जो फिल्टर है वो हट गया और बहुत सारी महिलाएं हमें कविता लिखते हुए दिखने लगी। अब हम उन्हें अदृश्य नहीं कर सकते, इस वजह से हमने ये बात कही कि बहुत सारी स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं, पहले भी लिखती रही होंगी। हाँ, कुछ संख्या बढ़ी होगी, साक्षरता दर बढ़ी है उस वजह से, साथ ही जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है बहुत सारे लोगों की थोड़ी बहुत पहुंच वहाँ तक हुई होगी उसकी वजह से, और कुछ लोगों को थोड़ी बहुत एजेंसी मिली होगी उसकी वजह से भी। लेकिन हम ये कह दें कि स्त्रियाँ इस समय बहुत कविताएं लिख रही हैं, शायद पहले भी लिख रही होंगी, ये सारा अध्ययन का विषय है, तो ये सब तो मेरी शंकाएं हैं, मैं कल वो आपके सामने रख रही। तो ये तो एक पक्ष हो गया, एक बात हो गई कि बहुत सारी स्त्रियाँ कविताएं लिख रही हैं इस नैरेटिव के पीछे की। इसलिए इस नैरेटिव को बोलते समय या इसको आगे प्रोपोगेट करते समय हमें इस नैरेटिव की पड़ताल करनी पड़ेगी कि क्या ये कविता में स्त्री आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने की आवाज़ है, या एंजाइटी है उससे ये बात निकल के आ रही है, या फिर हम ये कहें कि ये खारिज करने का एक तरीका भी है। तो ये तो हुई एक नैरेटिव की बात कि बहुत सारी स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं। अब समय हमारे पास कितना है उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, समय है। तो जो दूसरी बात है, जो बार बार मान लीजिए कि स्त्रियां अब तो बहुत सारी हमें दिखने लगी, तब वहाँ से फिर आलोचना स्टार्ट होती है, और वहाँ से फिर ये बात होती है कि स्त्रियां जो है बहुत पर्सनल चीज़ें अपनी कविताओं में लिख रही हैं, वो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बातें अपनी कविताओं में नहीं लिख रही हैं, और उनकी कविताओं में बहुत दोहराव है। ये दोहराव इंटरपर्सनल भी हो सकता है और इंट्रापर्सनल भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक ही तरीके की बातें बार बार कर रहा हो, और इंटरपर्सनल का मतलब कि बहुत सारे जो कवि हैं इस समय के, वो भी लगभग बहुत सारी मिलती जुलती बातें कर रहे हैं। तो ये एक बात है, अगर इसकी पड़ताल करें तो ये बात क्यों कही जा रही है? क्या हम चाह रहे हैं कि स्त्रियां अपना पर्सनल लिखने की जगह यूनिवर्सल लिखें? अगर वो अपना पर्सनल लिखेंगी तो किसका नुकसान होगा, या क्या समस्या उठ खड़ी हो सकती है? तो अगर वो अपना पर्सनल लिखेंगी तो हमें उस पर्सनल की पॉलिटिक्स दिखने लगेगी कि क्या बात है कि थेरियाँ जो लिख रही हैं वही बात लगभग वही अनुभव लगभग लल का भी मिलता है, अनामिका का भी मिलता है, रूपा मिश्रा का भी मिलता है, नेहा नरूका का भी मिलता है, और मारिना का भी मिलता है, और कह सकते हैं कि जितने भी, और आप स्पेन का ले लो, ईरान की ले लो, और जगह कवियत्रियों का ले लो, तो वही अनुभव क्यों दिखता है? ऐसा क्या है कि ये हर काल की स्त्री के लिए और हर देश की स्त्री के लिए सही हो रहा है? तो हमें समझ में आएगा ये जो पैट्रियार्की की प्रतिसत्ता की जो पॉलिटिक्स है उसकी सार्वभौमिकता और उसकी जो सार्वकालिकता। तो ये जो पर्सनल है, तो इसलिए अगर आपने पर्सनल लिखना बंद कर दिया, आपकी कविताओं में अगर आपका पर्सनल नहीं आता है तो और आप जो यूनिवर्सल की बात करते हैं, तो ये क्या होगा कि फिर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके आने की संभावना नहीं बन पाएगी। तो एक ये बात है, और ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हमारे जो आलोचक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक गाय जो कि खूंटे से बंधी हुई है वो केवल विलुप्त हो चुकी चिड़ियाओं की बात करें, या बात करें वो जो कहीं शेरों को पिंजरे में रखा गया है उसकी बात करें,
या कि किसी और जीव जंतु की आज़ादी की बात करें, वो अपने खूंटे के बारे में ना बात करे, वो अपने रस्सी के बारे में, पगहे के बारे में ना बात करे, उसकी वजह से उसकी गर्दन पे जो निशान है उसके बारे में ना बात करे, उसके जो दूध की डकैती है उसके बारे में ना बात करे, उसके बच्चों की जो खाल काट ली जाती है उसके बारे में ना बात करे। तो ये किस तरीके की बात है? तो ये जो है बात पर्सनल की, बाकी पर्सनल लिख रही हैं, सार्वभौमिक नहीं लिख रही हैं, तो ये जो बात है कि ये जो कहने के पीछे की एक ये वजह हो सकती है कि स्त्रियाँ पर्सनल लिखना बंद कर दें, नहीं तो पितृसत्ता की साजिशें जो है वो उजागर हो जाएंगी। और साथ ही जो आरोप है, ये कहा तो जा रहा है लेकिन ये आरोप है अपने आप में निराधार भी है। वो पर्सनल लिख रही हैं, लेकिन केवल पर्सनल नहीं लिख रही हैं, वो यूनिवर्सल भी लिख रही हैं, वो सार्वभौमिक मुद्दों पर भी बात कर रही हैं। मैं जितनी भी स्त्री कवियों के संग्रह से गुजरी हूँ, मैंने उसमें देखा कि पर्सनल है, लेकिन पर्सनल और जो सार्वभौमिक है दोनों एक दूसरे के साथ चल रहा है, वो अलग अलग नहीं है। और साथ ही आपका जो जहाँ मैं की बात हो रही है उसके पीछे भी राजनीति है, उसके अलावा भी बहुत सारे सार्वभौमिक मुद्दों में बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं निर्मला पुतुल जी की बात करूं तो उनकी मैं जो संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द वो पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि 2, 3, 4 उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पर्सनल, और वो भी पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल ही है। तो उसके बाद की बाकी सब में वो बात करें जल, जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई है उसकी बात करें। और असल में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जटिल मसला है, हम इसको इतना अलग अलग करके देख भी नहीं सकते हैं। तो ये है। और इसके अलावा 2-3 मिनट का और टाइम लूँगी। तो ये अगर हम इस चीज़ को देखने लगे तो हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यों चिड़िया का जो बिंब है, चिड़िया का, उड़ती चिड़िया का जो रूपक है, दुनिया भर की महिलाओं की कविताओं में बहुत ज़्यादा आता है। इसके पीछे का क्या मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक कारण है? आप उठाइए, आप कविता संग्रह देखना शुरू करिए, उड़ती चिड़िया का रूपक बहुत सारी स्त्रियों की कविताओं में आता है, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी काल की हो। तो ये अगर आप पर्सनल नैरेटिव्स देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। अब अगर आप अब ये जो उड़ती चिड़िया का रूपक है, अगर उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी पड़ताल करते हैं, फ्रॉइड की दृष्टि से देखते हैं, तो फ्रॉइड इसको वही जो दमित हमारी इच्छा है स्वतंत्र होने की, मुक्त होने की, स्वायत्त होने की, उसके पीछे वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उड़ती चिड़िया का रूपक ये इस तरीके से हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम मनोविश्लेषणवादियों की ओर बात करें, लता की बात करें या बाकी, तो उनके भी लगभग इसी तरह की मिलती जुलती बातें हैं। तो ये उड़ती चिड़िया का रूपक अगर अधिकांश स्त्रियों के कविताओं में इसका दोहराव हो रहा है, तो ये दोहराव यूं ही नहीं है, ये उसके कुछ मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक कारण है, कुछ संरचनागत समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये बात है। और एक और बस इससे संबंधित लास्ट बात कि जब हम पर्सनल की बात करते हैं तो मैं एडमंड हसरल की तरफ देखती हूँ। एडमंड हसरल फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं और लिव्ड एक्सपीरियंसेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारी दुनिया की देखने की दृष्टि बनाने के, कि हम जो जीते हैं उसी से हम उसी के आधार पर हम बाकी चीज़ों के अर्थ निकालते हैं। और अगर हमने अपना पर्सनल या जो सब्जेक्टिव है अगर उसको कविताओं से अलग कर दिया तो हमारी जो कविता है वो ऑथेंटिक नहीं रह जाएगी। तो उस ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पर्सनल उसमें मौजूद हो। इसका एक एग्जाम्पल देके बस अपनी बात खत्म करूंगी कि जैसे अभी नरेश सक्सेना जी की कविता पे वो पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, ये कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ विवाद हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अगर जो आलोचक है अगर उनको लिव्ड एक्सपीरियंसेस की शायद समझ हो तो शायद वो इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण कि अगर एक व्यक्ति जो कि रेगिस्तान में रहता, एक व्यक्ति जिसने कभी नदी ना देखी हो, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे रहता हो, एक व्यक्ति जिसका कोई अपना नदी में डूब के मर गया हो, या एक व्यक्ति जो कि नाव चलाता हो, अगर वो पुल पे कविताएं लिखेंगे तो उन सब की कविताओं में जो पुल के मायने अलग अलग होंगे। तो ये है लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बात, ये है पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात कि जब वो रहेंगे तो कविताओं में ऑथेंटिसिटी रहेगी और जो हमारा तथ्य है और बाकी चीज़ में विविधता भी रहेगी। तो ये बात है, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन आज समय बहुत कम है तो मैं इतनी सी बात करूँगी। और इस कविताहीन बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब बातें भावना से कही जाएं, दिल से कही जाएं, आत्मसंघर्ष और सहानुभूति से कही जाएं, तो निश्चित तौर से वक्त तो लगता है।
और सुनने में अच्छा भी लगता है। हमें लगता है वक्ता भी इस तरीके से सुन रहे थे कविता जी को कि अभी टाइम मिलता तो और भी सुनते। मनोज जी का भी वही था, सुजीत सर का भी वही था, लेकिन समय की अपनी सीमा है और अगला सत्र इंतजार कर रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कविता जी। अगले वक्ता के रूप में बिना किसी भूमिका के, जैसा कि कविता जी ने कहा कि परिवर्तन थोड़ा सा, तो यहीं से शुरू करते हैं और हम बुलाते हैं अपनी अगली वक्ता ज्योति चावला जी को। प्लीज आप आएं और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारी बातें हुई और कल से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। और जो कविता का सवाल था उसका कई सारे जवाब कल चारू गुप्ता जी और बाकी हमारे जो वक्ता थे उन्होंने कल दिए हैं कि क्या लिखा गया है पिछले पूरे लंबे एक समय काल में। मैं चारू की कविता की बात से शुरू करूँगी। कविता ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया NCERT की किताबों का और ख़ासतौर पे आपने मैथ्स की किताबों की बात की। मेरा अपना अनुभव मैं बताती हूँ, शायद वो मेरा आपसे थोड़ा अलग है। उसका कारण शायद यही होगा कि जो सिलेबस कमेटी होगी उसने उस टेक्स्ट को कैसे देखा। तो आप 6 से लेकर 9 तक का जो मेरा अपना अनुभव है, बल्कि इससे भी पहले का 3rd, 4th, 5th से जो NCERT की किताबें हैं उसमें अगर आप ये जेंडर रोल्स और सोशल रोल्स अगर आप देखेंगी तो बहुत ही समझदारी से उठाए गए हैं। और इसके प्रमाण ये हैं कि जिन जेंडर रोल्स की बात हम अपनी मैथ्स की किताबों में पढ़ते आए हैं, गणित की किताबों में पढ़ते आए हैं कि एक काम को यदि 4 स्त्रियाँ इतने दिनों में करती हैं तो एक काम को अगर 4 पुरुष इतने दिन में करते हैं तो 6 स्त्रियाँ कितने दिनों में करेंगी। तो अपने आप उसमें एक हिडन मीनिंग होता है कि 6 स्त्रियाँ उसे ज़्यादा समय में करेंगी। तो ये जो स्टीरियोटाइप मैथ्स की किताबों में आपने देखा है, मैं नहीं जानती मैथ्स की किताब के बारे में, लेकिन हाँ मैंने NCERT की जो सोशल साइंसेस की किताबें देखी हैं, मैंने NCERT की जो पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स की किताबें देखी हैं, उसमें ये स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश रचनाकारों ने, लेखकों ने या उनकी जो सिलेबस कमेटी है उसने बहुत समझदारी से की है। और वो सिर्फ जेंडर रोल की बात मैं नहीं कर रही, मैं सोशल रोल्स की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने अपने पात्रों को, अगर वो किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए किसी पात्र की गणना कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई पुरुष पात्र ही है या स्त्री पात्र ही है या हिंदू पात्र ही है। उन्होंने उसमें मुस्लिम पात्रों को भी लिया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कंसिडर किया है। यानी कि हमारे उदाहरणों में अगर हम चाहें तो हम रूढ़ियाँ तोड़ते हैं और तोड़ सकते हैं। तो ये मेरा अपना NCERT का अनुभव है। अब मैं मैथ्स की किताबें भी देखूंगी, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बात अगर हम कह सकें या पहुंचा सकें कि NCERT की टीम इस चीज़ को समझे कि अगर सोशल साइंसेज में परिवर्तन आ सकता है तो मैथ्स में भी आ सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, कविता ने कहा कि शायद ये परिवर्तन की स्त्रियां बहुत लिख रही हैं, ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि कोई मंच ऐसा उन्होंने देखा पुरुषों ने या समाज ने जहां आपको स्त्री और पुरुष बराबर संख्या में बैठे हुए दिख रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है, दिल्ली में रहती हूँ और बहुत सालों से इस तरह की गतिविधियों में आना जाना है। अभी तक मैंने कोई ऐसा मंच नहीं देखा कविता, बड़ी इतना बड़े दावे होने के बावजूद। और मैं कह सकती हूँ कि इस समय जो हिंदी कविता लिखी जा रही है, स्त्री कविता, उसमें प्रचुर मात्रा में स्त्री लेखिकाएं हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। बहुत मतलब स्त्री लेखिकाएं हैं, रचनाकार हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। और उनके पास विषय की विविधता भी है और पर्सनल इस पॉलिटिकल जो आपने कहा वो भी वहाँ है, लेकिन पॉलिटिकल भी है। ये जो कहकर खारिज कर दिया जाता है कि स्त्री की कविता में राजनीति नहीं है। मेरे सामने सीमा आज़ाद बैठी हैं, उनकी कविताएं आप पढ़ लीजिए, राजनीति से लबरेज कविताएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां राजनीतिक कविताएं नहीं लिख रही हैं, लेकिन जब हम मानदंड बनाने लगते हैं तब हम ये भूल जाते हैं, तब हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो स्त्री किन्हीं दायरों से निकल कर आ रही है, जो रचनाकार किन्हीं दायरों से निकल कर आ रही है, उसकी अपनी लड़ाई भी एक राजनीतिक लड़ाई ही है। अगर वो अपने पर्सनल को दर्ज कर रही है, अगर वो अपने निज को दर्ज कर रही है, तो वो भी कविता ही है और वो भी राजनीति ही है और वो भी राजनीतिक कविता है। पिछले दिनों सविता जी ने एक बहुत अच्छी किताब का संपादन किया, प्रतिरोध का स्त्री स्वर, और उनके जहन में भी सवाल शायद यही रहा होगा कि स्त्रियों के पास प्रतिरोध की कविताएं नहीं हैं। मेरा मानना है, और कम से कम जो स्त्रीवादी रचनाकार हैं, जो स्त्रीवादी कविताएं हैं, मैं मानती हूँ वो हर कविता प्रतिरोध की कविता है। हाँ, क्योंकि शायद उन पर भी ये दबाव रहा होगा कि स्त्रियों की राजनीतिक कविताओं को दर्ज करें, तो मेरे टेबल पे वो संग्रह पड़ा है, उसमें उन्होंने उन सारी कवित्रियों को शामिल किया है जिसके यहाँ पॉलिटिकल कविताएं हैं।
उसकी भी कोई सीमा हो सकती है, कुछ छूटा है वहाँ भी, लेकिन हाँ उनके यहाँ उन्होंने बहुत सारी कविताओं को और कवित्रियों को शामिल करने की कोशिश की है, ये साबित करने के लिए कि राजनीतिक कविताएं केवल पुरुषों की जागीर नहीं है या वही नहीं लिखी जा रही हैं, स्त्रियों को भी अपना समय और अपना समाज उसी तरीके से प्रभावित करता है जैसे पुरुषों को करता है, लेकिन वहाँ उनकी चुनौती दोहरी है, क्योंकि उन्हें पहले बाहरी पिंजरे से लड़ने से पहले एक अंदरूनी पिंजरे से लड़के निकलना होता है, उन्हें पहले अपने घर के दायरों से निकलना होता है। और इसके पुख्ता प्रमाण कल से हम सुन रहे हैं कि ऐसे हजारों प्रमाण हैं नवजागरणकालीन स्त्री कवियों के साथ, उसके बाद की कवित्रियों के साथ, उसके बाद की रचनाओं। पूरा सुमन राजे, आपने सुजाता की किताब का जिक्र किया, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सब पलट कर देख लीजिए, आपको भक्ति काल, आधुनिक काल, अकविता, जो अकविता के दौर में आप देखेंगे वहाँ पे अकविता की कवित्रियाँ हैं। जिस तरह की अकविता में जिस तरह की कहा विकृत कहूँ या क्या कहें, थोड़ी सी अलग तरह की कविताएं जो अकविता में पुरुष कवियों के यहाँ दिख रही है, उसकी स्त्री कविताएं भी है। मोना गुलाटी और मणिका मोहिनी जैसी लेखिकाएं वहाँ पर हैं, कवित्रियाँ वहाँ हैं जो उसी तरीके की कविताएं लिख रही हैं। लेकिन अकविता बहुत पुराना दौर नहीं है, अब हमारे ही जाने बुझे कहे तो बहुत एकदम एक कहे कि कविता का बहुत पुराना दौर नहीं है, लेकिन हम इतिहासों में ना मणिका मोहिनी का नाम जानते हैं, ना हम मोना गुलाटी का नाम जानते हैं, ना हम ऐसी बहुत सारी रचनाकारों का नाम जानते हैं जो वहाँ सक्रिय रूप से लिख रही थी। खैर, मैं विषय पर आती हूँ। हमारा विषय है कविता में स्त्री और स्त्री की कविता। अक्सर ये सवाल होता है कि स्त्री कविता, और जैसा कि कविता ने भी कहा और बहुत सारी बातें होती है कि क्यों स्त्री कविता की अलग से ज़रूरत है, क्यों ऐसा क्या ऐसा है जो छूट गया जो स्त्री कविता को दर्ज करना है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बात करूँगी, मैं आपको उदाहरणों के साथ कुछ उदाहरण सुनाती हूँ जो मेरे समय के समकालीन जीवित कवि हैं जो कविताएं लिख रहे हैं। कुछ जीवित हैं, कुछ जीवित नहीं हैं। तो पहले कवि ज्ञानेंद्र पति, उनकी कविता सुनिएगा। है तो सदी हुई चाल संयत भंगी लजालू दृढ़ता, लेकिन अमृत कुंभ छलकता है। तुम नहीं जानती हो जानते हैं मेरे हरियाले प्राण। अगली कविता उनकी, अब मुझे लगता है कि जो कवि ने सजेस्ट किया है, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर मैसेज दे दिया जाए तो शायद दुनिया बदल जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वक्ष कक्ष में जो होती सुलह वार्ताएं इजराइल फिलिस्तीन की, भारत पाकिस्तान की, वगैरह वगैरह वगैरह, तुम्हारी छाती के अंदर है जो एक गोल मेज़, उसके चौगिर्द बैठी जो वहाँ होती संधि वार्ताएं, ज़रूर सफल होती, झगड़े सुलझ जाते अदेर। तो ये हमारे कवियों के पास सोल्यूशन है दुनिया की लड़ाइयों को लेकर। ये जीवित कवियों की मैं बात कर रही हूँ। एक जब बिल्कुल नया लिखना भी शुरू नहीं किया, कहीं के साहित्य में सिर्फ शिरकत करना शुरू किया था, तो बहुत पहले मैंने हंस का मेरे साक्षात्कार पढ़ा था। उसमें रामचरण जोशी जी का साक्षात्कार छपा था और उन्होंने, रामचरण जोशी के नाम से हम सब परिचित हैं, रामचरण जोशी ने मेरे साक्षात्कार में लिखा कि किस प्रकार उन्होंने उड़ीसा के अकाल पीड़ित क्षेत्र में उनका जाना हुआ और अकाल पीड़ित क्षेत्र में जाके उन्होंने वहाँ क्या अनुभव किया, किस तरह वे आदिवासी बस्तियों में घूमे और आदिवासी बस्तियों में घूमते हुए किस तरह उन्होंने, और ये उनका लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ, आप हंस की फाइल निकाल के पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि किस तरह उन्होंने उस समय को समझने के लिए, अकाल पीड़ित समय को समझने के लिए, वहाँ की स्त्रियों की दुर्दशा को समझने के लिए, वहाँ की गरीबी को समझने के लिए उन्होंने किस प्रकार एक 12 साल की लड़की का दैहिक शोषण किया। ये लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ। तो जब आपकी लेखन की ज़मीन तैयार हो रही होती है, या जब आप सिर्फ एक सजग पाठक के नाते जब अपने आसपास अपने वरिष्ठों को पढ़ रहे होते हैं, तब अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपके अंदर कुछ खटबदाता है और आप महसूस करते हैं कि जो लिखा जा रहा है शायद ये नहीं, हमें कुछ और लिखना है। एक कविता, एक ये उदाहरण, ये मेरा बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जब कह लीजिए मैं बिल्कुल साहित्य में 4-5 साल का मेरा जीवन रहा होगा। उसके बाद जयंत महापात्रा उड़िया के अंग्रेज़ी राइटर है, उड़िया भाषी हैं और अंग्रेज़ी राइटर हैं। उनकी कविता है हंगर, भूख नाम से, वो आप गूगल पर टाइप करेंगे आपको कविता मिल जाएगी। मैं उसकी 3-4 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, आप देखिए। ये दोनों कवि या दोनों रचनाकार एक ही ज़मीन से आते हैं। जयंत महापात्रा लिखते हैं, मैंने उसे कहते हुए सुना, पिता अपने राइटर से कह रहा है, जो उसी तरह उड़ीसा की
एक अकाल पीड़ित क्षेत्र में गया है और वहाँ वो समाज का निरीक्षण कर रहा है। वहाँ उसने कैसे उसका संवाद होता है एक ऐसे पिता से जिसकी उतनी ही छोटी उम्र की एक बच्ची है जो मछुआरा है। मैंने उसे कहते हुए सुना, मेरी बेटी बस कुछ दिन पहले ही 15 साल की हुई है, तुम उसका आनंद लो। मेरे ऊपर आकाश टूट पड़ा। दुबली और लंबी रबर की तरह ठंडी और निरुत्साह वह लड़की, जब उसने केंचुए जैसे अपने पतले से पांव फैलाए, मैंने वहाँ एक भूख देखी, मेरी भूख जैसी नहीं, दूसरी तरह की, एक मछली की तरह रेंगती हुई, छटपटाती हुई। इस कविता को लेकर मेरे दिमाग में भी था कि जयंत महापात्रा एक बड़े कवि हैं और बड़ी कविता लिखते हैं और उनका माना जाता है कि उड़ीसा के सामाजिक परिवर्तन में उनकी कविताओं की बड़ी भूमिका, ऐसा रजिस्टर किया जाता है। मैंने सविता जी से इस बारे में बात की कि सविता जी अक्सर जयंत महापात्रा की कविताओं का जिक्र किया करती थी। मैंने वो मेरे रूम में आई एक दिन, हम लोग कलीग्स हैं, मेरे रूम में आई तो मैंने वो कविता निकाल कर उनके सामने पढ़ी। तो मैंने कहा सविता जी उसकी व्याख्या कीजिए, ये कविता मैं कैसे एक कवि के साथ खड़ी हो जाऊँ जो मेरी ही भूमिका कवि है, जो मेरी ही तरह प्रोग्रेसिव सोचता है, लेकिन वो ये लिखता है। तो उन्होंने मुझे आगे से एक्सक्यूज़ दिया इसका कि जयंत महापात्रा की भूमिका बहुत बड़ी है और उन्होंने इस कविता के बाद उस क्षेत्र पर, उड़ीसा की स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर बहुत ध्यान दिया और उसके बाद कई आर्थिक योजनाएं बनी और बहुत सुधार हुए। तो ये उनका अपना स्टैंड था। उसके बाद मैंने जयंत महापात्रा का इंटरव्यू कहीं खोज कर पढ़ा, सुना और उसमें उन्होंने स्वीकृति, उन्होंने खुद स्वीकारा कि ये उनका खुद का जिया हुआ अनुभव है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है, और फिर हम सुबह ही बात कर रहे थे धर्मवीर भारती की और उनकी पत्नी पुष्पा भारती की और बाकी जो उनके प्रसंग हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या राइटर होने की क्या ये शर्त है कि आपके पास नैतिक पतन का एक अधिकार आ जाता है कि आप राइटर हैं, आपने क्योंकि कुछ बड़ा रचना है, उससे पहले आप समाज के एक वर्ग का शोषण करेंगे तब आप अपनी बात करेंगे। तो ये मेरे लिए सवाल है और शायद इसीलिए इसी तरह के सवालों ने दलित कविता को जन्म दिया है, दलित रचनाशीलता को जन्म दिया है, इसी तरह के सवालों ने स्त्री कविता को जन्म दिया है। ये मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक कविता पढ़ी थी ज्ञानेन्द्र की, मैं और कविताएं कुछ लिख कर लाई हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है सलोना जिस्म, वह सलोना जिस्म, सुंदर उठाओ निज वक्ष और कस उभार, क्यारी भरी गेंदा की स्वर्णा रक्त तन पर खिली सारी अति सुंदर उठाओ। ऐसे में बस इनकी और भी कविता है, ठोस बदन अष्ट धातु का सा। फिर उनकी प्रेयसी कविता, चलिए तो स्त्री की कविता है, फिर उनकी प्रेयसी कविता, जो प्रेयसी से उनकी क्या उम्मीद है। तुम्हारा सुडौल बदन एक आबशार है जिसे मैं एक ही जगह खड़ा देखता हूँ, यह पूरा कोमल कांसे में ढला गोलाइयों का आईना मेरे सीने से कसकर ये आज़ाद है। तो शायद कोई स्त्री रचनाकार प्रेयसी के रूप में अपनी छवि ऐसे नहीं देखती, शायद कोई स्त्री रचनाकार प्रिय के रूप में पुरुष को केवल एक देह के रूप में नहीं देखती। तो अगर प्रिय के रूप में मुझे सिर्फ देह नहीं चाहिए, तो मेरी उम्मीद यह है कि मेरा प्रेमी मुझ में प्रेयसी के रूप में सिर्फ देह ना देखे, एक संपूर्ण स्त्री के रूप में देखे जो कि हम हैं। उसके अलावा अशोक वाजपेयी जी की कविता है वह कैसे कहेगी हाँ, हाँ कहेंगे उसके अनुरक्त नेत्र, उसके उदग्र उत्सुक कुचाग्र, उसकी देह की चकित धूप, उसके आर्द्र अधर कहेंगे हाँ, वह कैसे कहेगी हाँ। तो ये मैं उन कवियों का नाम ले रही हूँ जिनको पढ़कर, जिनको सीख कर, जिनके आसपास की कविता कर्म या रचना कर्म को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, हमने कविता लिखनी शुरू की है। और बार बार इस तरह की चीज़ें हमें उस और प्रेरित करती है कि स्त्री कविता की ज़रूरत है। स्त्री कविता को या उस कविता को जिसमें हम अपनी बात खुद कह सकें, हमें किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी स्त्री कविता में बहुत सारे रचनाकारों के पास स्त्री एक बॉडी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी उसका स्टीरियोटिपिकल रूप कविता में आपको दिखाई देता है। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है जहाँ केवल देह है। उसके अलावा कई कविताएं ऐसी हैं जहाँ स्त्री देह के रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर उसकी वही महिमा मंडित छवियाँ, माँ और बहन से ऊपर कोई छवि नहीं बन पा रही, या वो कि मैं घर से बाहर हूँ और घर बैठी स्त्री मुझे याद आती है कि वो घर बैठी किस तरह मेरे बच्चे को पाल रही होगी, मेरे बच्चे को पोस रही होगी, उसके बिना चाय का कप मुझे एक गिलास ठंडा पानी लगता है या गर्म पानी लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों ये जो कविता में जो रूढ़ियाँ हैं, कविता में स्त्री को लेकर जो चाहे वो देह से संबंधित हो या देह से परे जो रूढ़ियाँ हैं, क्या वे रूढ़ियाँ ही हमारी स्त्री कविता की बात है? क्या हम स्त्री कविता में अपने लिए ऐसी रूढ़ी की कल्पना करते हैं? क्या हमारे पास जो विषय आ रहे हैं क्या हम उस तरीके से सोचते हैं? मैं आपको एक दो उदाहरण और देती हूँ जहाँ पर
देह के रूप में स्त्री है, या फिर वही जो पुराने जो उसके बने बनाए खांचे और ढांचे हैं। अरुण कमल की कविता की पंक्तियां हैं, प्यास की तेज़ गंध, हींग, जीरे की, कपूर की गंध, मुझे किसी औरत की गंध लग रही है। तो आप मान के चलते हैं कि फिर तो मेरी जैसी औरत, उन्हें औरत ही नहीं लगेगी। मेरे पास ना तो हींग की गंध आती है, ना प्यास की गंध आती है। तो फिर मतलब आप जो जिस स्टीरियोटाइप की कल्पना आज भी 21वीं सदी में खड़ी हुई स्त्री से कर रहे हैं कि वो स्त्री आपको तभी आकर्षित करती है जब वो पूरी तरह गृहस्थी में लिप्त होती है, जब वो पूरी तरह गृहस्थी में लीन होती है, तभी वो स्त्री है। और उसके सामने बदलते हुए प्रतीक, बदलते हुए जो सिंबल्स हैं या जो प्रतीक हैं, वो देखिए क्या है। एक कविता जो मुझे स्त्री कविता के रास्ते में बहुत बड़ी कविता लगती है, मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, हालांकि उसको भी अलग अलग तरीके से लोग खारिज करते हैं, लेकिन मेरा मानना ही है एक बड़ी कविता है ये और एक टर्निंग पॉइंट है। नेहा नरूका की कविता है पार्वती योनी। कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ, पूरी कविता नहीं है। लिंग पूजकों ने चूंकि नहीं पढ़ा कुमार संभव, और पढ़ा तो काम सूत्र भी नहीं होगा, सच जानते ही कितना है, हालांकि पढ़े लिखे हैं। कुछ ने पढ़ी है केवल स्त्री सुबोधनी, वे अगर पढ़ते और जान पाते कि कैसे धर्म, समाज और सत्ता मिलकर दमन करते हैं योनि का, अगर कहीं वेद, पुराण और इतिहास के महान मोटे ग्रंथों की सच्चाई औरत समझ जाए, तो फिर वह पूछ सकती है संभोग के इस शास्त्रीय प्रतीक के, स्त्री पुरुष के समरस होने की मुद्रा के दो नाम नहीं हो सकते थे क्या? तो पार्वती योनि पर उन्होंने अपनी ये कविता लिखी और मुझे लगता है कि बिल्कुल वो जो बने बनाए जो हमारे सामने रूढ़ियाँ हैं स्त्री कविता को लेकर या स्त्री को लेकर या स्त्री से पुरुष के से संबंधित प्रतीकों को लेकर, उस पर नेहा नरूका की ये कविता एक बड़ा सवाल करती है कि हम शिवलिंग की बात तो करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं, हमारे दिन त्योहार शिवलिंग से भरे हुए, लेकिन शिवलिंग के उस पूरे प्रतीक चिन्ह की को हम ठीक से डिकोड भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम उसे डिकोड करेंगे, अगर हम उसे वैसे ही कह देंगे जैसा कि वो दिख रहा है, तो आप शायद स्त्री सुबोधनी पढ़ा हुआ समाज इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो प्रतीक है वो केवल शिवलिंग का नहीं है, वो दोनों के संभोग का प्रतीक है, या दोनों की, या जिसे कहें कि दोनों की बराबर भूमिकाओं का प्रतीक है, जो कि हमारे यहाँ लगभग साहित्य से गायब है। तो इस दृष्टि से मुझे नेहा की ये कविता बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा जो अभी आपने कविता ने बात की कि क्या हम जो स्त्री कविता की बात करते हैं तो मोटी मोटी बात करके ये छोड़ देते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या हमें सुपरफिशियली क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ इस समय बहुत सारे रचनाकार सक्रिय हैं। लेकिन मेरा फिर से सवाल ये है कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जब हमारी पीढ़ी या हमसे पिछली पीढ़ी या हमसे आगे जो पीढ़ी आ रही है या आई हुई है, उनको जब इतिहास में दर्ज किया जाएगा तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग दर्ज हो पाएंगे? क्या वास्तव में इतिहास में जो जिस तरह का खिलवाड़ किया जाता है रचनाशीलता के नाम पर, क्या हम दावा कर सकते हैं कि चाहे सोशल मीडिया आ जाए, चाहे फेसबुक हो, चाहे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, क्या उसके बाद हम दावा कर सकते हैं कि वो सारी रचनाकार जिन्हें आज हम भीड़ की तरह देख रहे हैं, जिन्हें आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर वो लिख रही हैं, क्या वे सबके सब दर्ज हो पाएंगे इतिहास में? क्या इतिहास उन्हें दर्ज करेगा? तो सवाल यहाँ पर ये है कि हम जिस कविता की बात कर रहे हैं, हम जिन दावों की बात कर रहे हैं, हम जिन प्रतीकों के बदलने की बात कर रहे हैं, हम बार बार ये कहकर स्त्री की कविता को खारिज कर दे रहे हैं कहकर कि उसके पास एक ही तरह के अनुभव हैं, लेकिन क्या उन अनुभवों को ठीक से अभी तक दर्ज किया गया है? और आप देखिए, सविता सिंह से लेकर बिल्कुल नई कवित्री तक सबके पास एक बड़ा कमाल का अनुभव है, वो है नींद का। नींद को लेकर मुझे लगता है हर ज़रूरी, जैसे आपने भी चिड़िया के प्रतीक की बात की, क्यों चिड़िया के प्रतीक की बात की, मैंने आपकी कविता पढ़ी हुई है, उसमें आपने कहा कि किस तरह छोटी सी चिड़िया अपने लिए जब आसमान में जब जगह बनाती है तो वो प्रतीक कितना बड़ा हो जाता है, और पुरुष उसे कैसे देखता है या समाज उसे किस तरीके से देखता है। और जब मैं पुरुष कह रही हूँ तो मेरा मतलब हर पुरुष से नहीं है, हम सिर्फ एक प्रतिशतात्मक मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम रचना को डिकोड कैसे करते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी की इस समय की स्त्री कविता में, लगभग पिछले 40 वर्षों की कविता में, जहाँ पे आपको अनामिका और सविता सिंह और बाकी लोग सक्रिय, सविता भार्गव, निर्मला गर्ग और बाकी लोग सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं, शुभा है या बाकी लोग हैं, और अब तक मुझसे भी आगे जो कविताएं लिख रही हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, नींद की बात। सविता सिंह के संग्रह का नाम है नींद थी और रात थी। अनुराधा सिंह के संग्रह का नाम है ईश्वर नहीं नींद चाहिए। इससे ही मिलता जुलता
कविता का शीर्षक है नेहा नरुका का डायपर को आभार व्यक्त करते हुए। अब आप सोचिए कब कहेंगे क्या स्त्रियों के पास वही डायपर, वही बर्तन, वही किचन की बातें से बाहर निकल ही नहीं पा रही। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सामाजिक परिवर्तन या ये कहा जाए कि समाज में स्त्रियों की विकास में जो रोड़े हैं वो रोड़े कहाँ से शुरू होते हैं, उसके लिए हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो रोड़े घर में ही हैं। हम एक स्त्री होने के नाते जब बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे को जन्म एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है, उसको स्तनपान करवाना एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसका पालन पोषण कोई बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, उसे पुरुष भी कर सकता है। लेकिन कितने प्रतिशत पुरुष हमारे समाज में ऐसे हैं जो रात को उठकर अपने बच्चे का डायपर बदलते हैं या रात को उठकर अपने बच्चे की अपनी नींद की चिंता किए बिना दूसरे की नींद की, अपनी स्त्री की नींद की चिंता करते हैं। तो ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक मुझे इसलिए आकर्षक लगा कि डायपर को धन्यवाद देते हुए कि वो डायपर है जो पुरुष तो नहीं सोच रहे, लेकिन शायद बाजार ने सोच लिया तो आज रात की नींद पूरी हो पाएगी, आज वो बच्चे को डायपर पहनाएगी, वो सो जाएगी। उसी तरीके से अनुराधा सिंह की कविता की 2 पंक्तियां मैं पढ़ूंगी यहाँ पर। अनुराधा सिंह की कविता है, टाइटल मैंने नहीं लिखा है लेकिन इसी संग्रह से है, ईश्वर नहीं नींद चाहिए। और जिसने पुरुषों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता बताया था, जाने कब से उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं कि जब तुम ये स्त्री सुबोधनी संविधान लिख रहे थे तो क्या तुम एक भी ऐसे पुरुष से नहीं मिले जिन्हें सोती हुई स्त्री सुंदर लगती हो। तो ये सोती हुई स्त्री का जो बिंब है, ये सोती हुई स्त्री का मतलब कोई सोई हुई स्त्री की बात नहीं है, एक अधूरी नींद को पूरे करने के अपने एक बिल्कुल नैसर्गिक अधिकार की बात है जो हर स्त्री कर रही है। और जब हर स्त्री कर रही है तो इसका मतलब कि ये समस्या केवल गांव की स्त्री, शहर की स्त्री, इस वर्ग की स्त्री या उस वर्ग की स्त्री तक सीमित नहीं है। ये समस्या है और इसीलिए हर कविता के यहाँ, हर रचनाकार के यहाँ आपको ये चीज़ दिखाई देती है। और दूसरा बिंब जो आपको लगभग कम से कम पिछले 20 साल की कविता में दिखाई देता है, वह है अपनी इच्छा का पुरुष गढ़ती हुई स्त्रियां। आप देखिए सबके यहाँ है, अनामिका के यहाँ आपको मिलेगा, सविता सिंह के आपको मिलेगा, अनुपम सिंह के यहाँ मिलेगा, मेरे पास कविताओं में है, अनुराधा सिंह के पास मिलेगा, जहाँ स्त्री अपनी पसंद का पुरुष गढ़ने की बात कर रही है। तो कहती है कि मैं अपनी कोख से एक ऐसे पुरुष को जन्म देना चाहती हूँ जो ये सोच सके कि स्त्री की पीड़ा क्या होती है या उस पूरी प्रक्रिया को समझ सके। और ये बिंब जब कविता में आता है तो ये बिंब कोई छोटा बिंब नहीं है, आपको इस पर विचार करना होगा कि जब एक साथ एक समय में 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ जो कविताएं एक साथ लिख रही हैं, उन सब के यहाँ घुमा फिरा के वही बिंब आ रहा है, तो ये बिंब कोई इतना छोटा बिंब नहीं है, इस पर सोचना होगा। दूसरी बात जो मैंने राजनीतिक कविताओं के बारे में कहा कि राजनीतिक कविताएं हमारी स्त्री कवियों के यहाँ नज़र नहीं आती, ये मेरा अपना बिल्कुल निजी अनुभव है, इसलिए इसको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी 3 कविता संग्रह आ चुके हैं और मेरे पास लगभग मेरे हर संग्रह में 40 से 50% कविताएं ऐसी हैं जो राजनीतिक कविताएं हैं, जिसे आप प्योरली राजनीतिक कविता के दायरे में डाल रहे हैं। मैं पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल की बात नहीं कर रही, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अपनी कविताओं की लिखी हुई समीक्षाओं में इस चीज़ को बहुत शिद्दत से ढूंढने की कोशिश की कि चाहे बुराई ही करते कि ये कहा जाता कि फला रचनाकार के यहाँ जो राजनीतिक कविताएं हैं बहुत ही दोयम दर्जे की हैं, बहुत कमज़ोर हैं, कविता बन नहीं पाई, कविता शिल्प की दृष्टि से कमज़ोर है, कविता अप्रासंगिक है। आप एक पंक्ति तो लिखते हैं, लेकिन आपने जब भी जिक्र किया आपने स्त्री कवि को मान लिया कि स्त्री कवि का मतलब सिर्फ स्त्री की समस्या को उजागर करने वाली कवित्री स्त्री कवित्री हो सकती है या रचनाकार हो सकती है। तो ये जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया में चीज़ों को अनदेखा करना या ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है। क्या हम जिस तरीके से अपने आसपास के लिटरेचर को, साहित्य को डिकोड कर रहे हैं, क्या वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से निर्मित हो रही हैं और किस तरीके से इनकी बुनावट हमें दिखाई देती है। गायत्री स्पिवाक महाश्वेता देवी का जब वे अनुवाद करती हैं तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि महाश्वेता देवी का अनुवाद करते समय उन्होंने, और हम सब जानते हैं कि महाश्वेता देवी का जो लेखन है वो बिल्कुल बंगाल के बिल्कुल आदिवासी बेल्ट और आदिवासी समाज की रचनाओं को उनके यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं और जिसकी बात अक्सर हम स्त्री कविता में बड़ी आराम से कहते हैं बहनापे का बीमार, सिस्टरहुड है ना, भाईचारे के साथ खड़ा किया हमने एक नया शब्द बहनापा। वो कहती है मैं ऐसे किसी शब्द में विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि
वुमेन सॉलिडारिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब हम वुमेन सॉलिडारिटी कहते हैं तो हम एक साथ एक ही तराजू में सबको बिठा देते हैं। तो ये समझना होगा कि जब हम बहनापे की बात कर रहे हैं, जब हम एक जैसी हम होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं स्त्री कविता में, तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि सारी स्त्री कविता एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक इसी कारण आप देखेंगे कि आप जब वंदना टेढ़े की कविता पढ़ेंगे तो उनके यहाँ के विमर्श अलग हैं। जब आप पूनम वाशम की कविता पढ़ेंगे तो उनके विमर्श अलग है। जब आप शुभा की कविता पढ़ेंगे तो उनके यहाँ विमर्श अलग है। जब अनामिका कविता लिखती है तो वो अलग तरीके से लिखती है। जब नेहा कविता लिखती हैं, जब अनुराधा कविता लिखती हैं, तो उनकी ज़मीन अलग अलग है। हमें ये समझना होगा कि क्योंकि स्त्री शारीरिक रूप से एक जैसी है इसलिए सारी कविता एक जैसी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर स्त्री का जीवन अनुभव अलग हो सकता है। शहर में रहकर भी कोई स्त्री गांव में रहने वाली स्त्री से ज़्यादा शोषित हो सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि जब हम एक सिस्टरहुड की बात कहें कि जब हम पूरी कविता को एक साथ समेट लेते हैं तो हम अपनी कविता को, चाहे वो स्त्री कविता हो चाहे कोई भी हाशिए का विमर्श हो, उसको जब आप रिड्यूस कर देते हैं तब भी कहीं ना कहीं हम उसके साथ आलोचनात्मक न्याय नहीं कर रहे होते हैं कि जिस तरह की उसकी व्याख्या की, जिस तरह की व्याख्या की उसको ज़रूरत है, उस पर हम बात नहीं कर रहे होते हैं। कल हम नवजागरण पर बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई और बहुत सारे रचनाकारों का जिक्र हुआ कि हर समय में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में रचनाकार लिख रही थी। और जैसा मैंने कहा, बाकी तो इतिहास के विदुषी यहाँ बैठे, उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से बताया और आपकी किताब में भी आपने बहुत सारी कविताओं का जिक्र किया। मैंने सुमन राजे की किताब से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और इसके आगे पीछे के स्रोतों से हमें पता चलता है कि कविता लिखी जा रही थी, शायद ठीक से दर्ज नहीं हो रही थी, और उसके दर्ज होने का कारण जब हम आज नहीं सही तलाश पा रहे हैं तो उससे पहले की बात हम क्या करें। और ये जो विमर्श है कि आपकी रचना को दोयम दर्जे का माना जाना, आपकी रचना को सही तरीके से दर्ज नहीं करना, ये कोई भारतीय परिदृश्य का सवाल नहीं है। आप वैश्विक परिदृश्य में भी देखेंगे तो ऐसा एक बड़ा वेस्ट में वेस्टर्न पोइट्री को लेकर या वेस्टर्न राइटिंग को देखकर आप देखेंगे कि बहुत सारे रचनाकार, स्त्री रचनाकार, मैं रचनाकार इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने रास्ता चुना अनुवाद के माध्यम से, और उन्होंने अनुवादों के माध्यम से अपनी रचनाओं का मतलब किसी और की रचना को अनुवाद करके अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी रचना को उस तरह की स्वीकृति समाज देने के लिए तैयार नहीं था जिस तरह की एक पुरुष रचना को दी जाती है। और इसका बहुत ही चर्चित उदाहरण है J.K. रोलिंग का जो हैरी पॉटर है। बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कि J.K. रोलिंग एक स्त्री थी, और उन्होंने J.K. रोलिंग ने अपना नाम J.K. रोलिंग इसलिए किया था क्योंकि जब वो J और K कर देंगे तो उसमें जो स्त्री वाला नाम की जो गंध है वो उसमें से नहीं आएगी और पता नहीं चल पाएगा कि स्त्री रचनाकार है और पुरुष रचनाकार है। तो इस तरह के हिडन तरीके से वेस्ट में भी लोग लिख रहे थे, नाम बदल के स्त्रियां लिख रही थी, नाम बदल के लेखन हो रहा था। ये जो मैं कहना चाह रही हूँ ये कि हम केवल भारतीय परिदृश्य में नहीं, हमें वेस्ट में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर कविता को लेकर या साहित्य को लेकर स्त्री के प्रति जो रवैया था वो बड़ा ही दोयम दर्जे का था। नई कविता के दौर में, प्रयोगवाद के दौर में दो महत्वपूर्ण कवित्रियाँ कई हैं, लेकिन मैं दो का जिक्र यहाँ करूँगी, बल्कि तीन का जिक्र करूँगी। शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और किरण जैन, अगर मैं गलत नहीं हूँ नाम। तो हम देखते हैं कि उन कविताओं में, खासतौर पर कीर्ति चौधरी की कविताओं में और किरण जैन की कविताओं में, और उसके अलावा कांता और बाकी जो लेखक हैं, उसमें एक बड़ा कॉमन ट्रेट जो दिखाई देता है वह ये है कि वो पुरुष स्वर में यानी पुल्लिंग में कविता लिख रही हैं। वो पुल्लिंग में जो कविता लिख रही हैं, और मैं यहीं से उस लाइन ऑफ डिमार्केशन की बात करना चाहती हूँ कि जब हम स्त्री कविता कहते हैं और जब हम स्त्रीवादी कविता कहते हैं, दोनों में अंतर है। स्त्री कविता वो भी है जो एक लंबे समय से लिखी जा रही है, जिसमें हम अपने समय के सारे महत्वपूर्ण कविताओं का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्त्रीवादी कविता कहते हैं तो वो स्त्रीवादी कविता केवल वही नहीं लिख रही हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है, बल्कि वो एक बड़े विमर्श में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूँगी कि इस समय जो कविता लिखी जा रही है, इस समय स्त्री रचनाकारों के पास जो कविताएं हैं, उसमें से मैं जानती हूँ कि बहुत सारे समय की गति में अपने आप जो, अगर हम माने कि अगर इतिहास अगर सही से भी दर्ज करें तो जो अपने आप जो निचले दर्जे का होगा या दोयम दर्जे का होगा वो छट जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो एक सजग स्त्री की रचना है।
आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल किसी की अनुगामिनी बनकर कविता लिख रही है या केवल किसी के अनुगामिनी के तरीके से उसकी कविताओं का में जिक्र हो रहा है। रश्मि भारद्वाज की बहुत प्यारी कविता है, मुझे कविता पूरी तरह याद नहीं, मैं सिर्फ भाव बताती हूँ उस कविता का। उस कविता में जिक्र है कि वो जिक्र करती है उस कविता के अंदर कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो घर की दादी, नानी, माँ, परिवार के लोग उसकी मालिश करते हैं, पूरे शरीर की मालिश करते हैं। लेकिन जब स्त्री के शरीर की मालिश की जाती है तो उसके योनि के अंग को ढक दिया जाता है और फिर मालिश की जाती है। और वो उसमें सवाल करती हैं कि क्या मेरे पास मेरे शरीर को, माँ, तुम्हारे स्पर्श का अधिकार भी नहीं था कि तुमने मेरे शरीर के उस अंग को छुपा दिया और फिर तुमने मेरी मालिश की। तो मेरा कहने का सवाल ये है, मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब इस तरह की कविताएं लिखी जाएगी, आप कह सकते हैं कि आपको उसमें देह दिखाई देती है, आप कह सकते हैं कि देह के मुद्दे उसमें बड़े प्रबल रूप से उसमें दिखाई दे रहे हैं, या बार बार स्त्रियाँ अपने देह की बात कर रही हैं, लेकिन पहला पिंजरा वो शायद देह ही है जहाँ से मुक्ति पाकर उसे अपनी बात कहनी है। और जब रश्मि इस तरह की कविताएं लिखती है तो रश्मि के पास और भी अच्छी कविताएं, ऐसा नहीं कि वही कविता है, लेकिन जब मुझे टारगेट करना होगा किसी पर्टिकुलर राइटर को तो मैं उसकी उसी कविता को टारगेट करूँगी, देखो उसके पास ये है, ये इस तरह की रचना कर रही है। लेकिन वो रचना क्या वास्तव में उस जरूरी नैसर्गिक अधिकार पर सवाल खड़ा नहीं करते जिस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं? क्या नेहा उस सवाल पर जिक्र नहीं करती जिस पर हमें बात करनी चाहिए थी? क्या वो सारे मुद्दे जिनको हमें नैतिकता के नाम पर, समाज के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर या सामाजिक नियमों के नाम पर दरकिनार कर दिया या स्त्रियों के हिस्से नहीं आने दिया, क्या वो सारे मुद्दे के बात करने के मुद्दे नहीं थे? और अगर आज रचनाकार इन मुद्दों पर बात कर रही हैं, अगर वो बार बार इस तरह के मुद्दों पर बात कर रही हैं, अगर वो अपने देह की बात कर रही हैं, अगर वो अपने प्रजनन प्रक्रिया की बात कर रही हैं, अगर वो अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, अगर वो देह के अधिकार की बात कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से वो सारे मुद्दे भी किसी भी राजनीतिक कविता की तरह, किसी भी राजनीतिक मुद्दे की तरह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी मुद्दे। क्योंकि जब तक हम अपने आप से मुक्त नहीं होंगे, क्या मुझे अपनी कविता लिखने से पहले अपने साथी को पढ़वानी होगी नैतिकता की दृष्टि से, इसे पास करो, मार्केट में ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, तुम बता दो क्या सही है कि नहीं है? मेरे घर में मेरा साथी है, उसको मैं अपनी कहानी लिखाने से पहले उसको पहले पढ़ लूँ कहानी, मेरी कहानी या मेरी रचना मेरा साथी पढ़ता है, लेकिन एक नैतिक ठेकेदार के रूप में नहीं, एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में, एक सेकंड व्यू के रूप में हम अपनी रचनाओं को देख सकते हैं। लेकिन अगर वही किसी नैतिकता के दायरे में या मुझे कोई ये कहे कि सिर्फ इस दृष्टि को या इस दृश्य को आप इसलिए हटा दीजिए क्योंकि फला समाज में ये फिट नहीं बैठता, तो शायद मुझे इससे एतराज़ होगा। और शायद यही आज की हिंदी कविता की ताकत है, जहाँ स्त्रियाँ अपनी कविता न केवल खुद लिख रही हैं बल्कि अपने समय को, अपने समाज को, अपनी राजनीति को बहुत सबल रूप से, बहुत तरीके से दर्ज कर रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जब स्त्री अपने समाज को दर्ज करती है तो वो दर्ज करते समय उसकी दृष्टि ज़्यादा समावेशी होती है, ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि उसके यहाँ समाज का वह वर्ग भी आ जाता है। और ये मेरे अपने किए हुए बहुत सारे अनुभव हैं, पूरे लगभग अब तो 20-25 साल हो गए लिखते हुए या इस पूरी रचना प्रक्रिया में। बहुत सारे लोगों को हमने देखा जिनको हम अपना आदर्श मानकर उनसे कविता सीखने के लिए या रचना के लिए या उनके साथ बैठना हम चाहते थे कि हम सीखें उनसे कि हमारे बड़े या हमारे बुजुर्ग कैसे लिखते हैं और कैसे वो अपने समय को देखते हैं। और जिस प्रगतिशील साहित्य धारा से मैं आती हूँ या जिस प्रगतिशील कविता कहानी की प्रशंसक या पाठक मैं हूँ, वहाँ मैं अपने रचनाकार मित्रों का दोहरा चरित्र देखती हूँ, जिससे बड़ी तकलीफ होती है कि आप एक तरफ तो प्रगतिशील हो सकते हैं, आप दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से नहीं करना चाहते। आपने अपने घर से कितनी शुरुआत की? क्या आपने अपने घर की स्त्रियों को उतना ही मुक्त किया जितनी मुक्ति की कामना आपकी है? और बहुत आसानी से ये कहकर निकल जाते हैं कि ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो ऐसा ही चाहती है। ये जो ऐसा चाहती है कहकर निकलने का जो रास्ता है, ये आपको समझना होगा। यदि आप एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं कि जहाँ समाज बदले, तो वहाँ आपको शुरुआत अपने घर से करनी होगी। और वो छोटे छोटे अधिकार, बाहर घूमने का अधिकार, और कोई कविता ऐसी लिखी जाए जहाँ पुरुष घर बैठकर ये कहे कि तुम आज बाहर यात्रा पर हो और मुझे अपने घर में बैठी चाय के कप का जो पानी है वो सिर्फ गर्म पानी लगता है, चाय नहीं। मुझे लगता है कि स्त्री में कविता में या स्त्रीवादी कविता में या एक पूरी प्रगतिशील कविता में इन रूढ़ियों को तोड़े जाने की ज़रूरत है, जहाँ आज भी स्त्री को लेकर हमारे पास वही स्टीरियोटाइप्स हैं, वही चीज़ें हैं। और आज भी हम प्रेमिका से, अपनी पत्नी से प्रेम जाहिर करते हुए अपने स्थान को एक सेकंड के लिए भी निगलेक्ट नहीं करते हैं। हम अपने आप को
कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि कविता में एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर की ज़रूरत है। और शायद ये शुरुआत अगर स्त्री कविता से आपको दिक्कत है तो पुरुष कवियों से मेरी अपेक्षा है कि ये शुरुआत वे करें। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद मैम। इतने अच्छे वक्ता हैं हमारे, हमें पर्ची नहीं देनी पड़ती मैम, समझते हैं कब छोड़ देना है। जी मैम। जिनको अपने पैसों को संभालने के लिए, मोबाइल को संभालने के लिए, पेन संभालने के लिए, अपने कपड़े में एक जेब के लिए सैकड़ों साल तक संघर्ष करना पड़ा हो, उनके बारे में क्या ही बात कही जाए। जब तकलीफों की बात की जाएगी, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन कॉन्सेप्ट हो, सब जगह आपके पॉकेट का जो साइज है सिद्दीकी साहब, उसमें तो 6 और 7 का अनुपात है, लेकिन और महिलाओं के जो पॉकेट का साइज है उसका अनुपात 3 और 4 रखा गया है कि आज भी अपनी मोबाइल रखने के लिए अपने पड़ोसी को देते हैं, भाई को देते हैं, पिता को देते हैं, पति को देते हैं, है ना। तो संकट बहुत सारे हैं जिनको देखना समझना, और इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत ढेर सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं हमारे वक्ता भी, और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रणय सर पे है ना, जो अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है। बस वही तो मैं कह रहा हूँ। एक बस छोटी सी कविता के साथ मैं चाहूंगा कि प्रणय सर आए कि पुरुषों की बनावट ही उनमें पैदा करती है अहंकार, जो बन जाता है संपूर्ण दुनिया के लिए कभी ना खत्म होने वाला सरदर्द। उस बनावट में सबसे पहले सबसे ऊंची है उनकी नाक, इसी ने कर रखा है सबकी नाक में दम। स्त्री की बनावट में आते हैं कई ऐसे उभार जहां दुनिया ही खत्म हो जानी चाहिए, पर वो तो सृजन करती है, स्तनपान करवाती है, सृजन करती है, स्तनपान करवाती है। स्त्री मन और तन में यदि आ जाए तुम्हारी नाक जैसा दम, तो तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी दम्भ का क्या होगा। प्रणय सादरम। मंच पर और सभागार में बैठे हुए दोस्तों, दरअसल मैं कुछ न बोलूं तो ये सत्र अधिक समृद्ध होकर उभरेगा, क्योंकि एक बात तो ये है कि हमारे सुजीत ने इस विषय पर अध्ययन किया है और हमारे बीच 2 समर्थ लेखिकाओं ने कुछ अपने अनुभवों से, कुछ सामाजिक अनुभवों से और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि कविता की, स्त्री कविता के बारे में कही जा रही हैं, और बाकायदा उदाहरण देकर कि स्त्री कविता क्यों है और वो क्या काम कर रही है समाज में। तो इसलिए मुझे ये, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, विषय न होने का मतलब ये है कि मैंने इस पर कोई शोध नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा विषय है उस तरह से देखा जाए। कविता में स्त्री कविता में बहुत सी बातें जो हुई हैं और जो सवाल आपके सामने हमारे वक्ताओं ने छोड़ा है, मेरी समझ से वो बहुत ही मंथन करने लायक है। सुजीत जी ने जिस तरह से कृष्णा जी पर जो एक आलोचना आई, जो आलोचना कही नहीं जानी चाहिए, उसका प्रतिकार किया इस मंच से, मैं उसकी बधाई उनको जरूर दूंगा। एक प्रश्न कविता ने उठाया है और जिसको कि ज्योति जी ने भी टेकअप किया कि दोनों में से कौन सी बात सही है। एक बात तो ये है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर स्त्रियां कविताएं लिख रही हैं, तो कविता का ये कहना था कि भाई जरूरी नहीं है कि पहले न लिख रही हूं, वो अदृश्य कर दी गई और उसके क्या क्या चरण होते हैं, किन तरीकों से ऐसा होता है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन ज्योति जी ने भी ये बात जरूर मानी है। ज्योति जी की बात अलग है इससे, जिनका कहना है कि नहीं, सचमुच लिख रही हैं बड़ी संख्या में। हो सकता है इतिहास उसमें से कुछ को ही दर्ज करे, कुछ को न करे। तो ये बहस अभी भी ओपन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय कारण होना चाहिए उसका
कि हम देखते ये हैं पहले भी, जिस वक़्त से नवजागरण के बाद से द्विवेदी युग से महिलाओं का आगमन होता है लिखने में, और कविताएं अपेक्षाकृत कम है, गद्य कृतियां ज्यादा हैं। सुजीत जी ने 1900 से लेकर 1920 तक की कविताओं का कलेक्शन किया है, लेकिन उसी समय के जो स्त्रियों के द्वारा लिखे गए लेख हैं या अन्य गद्य साहित्य है, उसका परिमाण बहुत ज्यादा है। और अब हम 21वीं सदी में देख रहे हैं कि ये रिवर्स हो गया है, कविताएं बहुत हैं और गद्य उतना नहीं है। अब क्या कारण हो सकता है मैं नहीं जानता, ये आपके भी सोचने के लिए है। फिर कविता ने जो एक बात कही कि भाई आप कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि बड़ी स्त्रियां लिख रही हैं, बहुत स्त्रियां लिख रही हैं, ये कहते हुए उसके सिर्फ एक मात्रात्मक बात कहकर उसके वास्तविक जो अनुभव का वैशिष्ट्य है, भाषा का वैशिष्ट्य है, शिल्प का वैशिष्ट्य है या उसका सौंदर्य अनुभव है, उसको आप कहीं पीछे तो नहीं धकेलें। और ये एक जो ज्योति जी ने बात कही, अच्छा दोनों कवित्रियों ने जिस तरह से बिंबों के माध्यम से स्त्री कविता का जिक्र किया, चाहे वो बिंब उड़ती हुई चिड़िया का हो या नींद का हो या अपनी पसंद का पुरुष गढ़ने का हो, उनसे बात और खुलकर आती है कि उसकी जरूरत, उसका वैशिष्ट्य क्या है और क्यों है। तो ये चूंकि बात मुझे कविता में स्त्री पे करनी है, थोड़ी बहुत बात, तो एक तो प्रेम और प्रकृति, ये दोनों सबसे सनातन विषय हैं कविता के, और दोनों में ही स्त्री आती है। इसलिए स्त्री का होना कविता में ये तो ये भी एक सनातन सी चीज है। सवाल ये है कि कैसे आती है, किस रूप में आती है, किस दृष्टिकोण से आती है। तो अगर हम संस्कृत के क्लासिकल काव्य पे, यानी ईसा की आरंभिक शताब्दी में से लेकर 7वीं 8वीं तक जाएं, तो आप देखेंगे कि महाकाव्यों ने विवाह का बहुत आदर्शीकरण किया, लेकिन दाम्पत्य और दाम्पत्य की शुद्धता, इसका जो जिम्मा था वो स्त्री पर ही था। पुरुष अपेक्षा स्वाधीन था, वो एक ऐसे स्वर्ग के नीचे रहता था और जिसका अनुमोदन करता था या जिसको वो जिससे प्रेरणा पाता था, वो वहां कामुक देवता और अप्सराएं जो हैं रति सुख में के खुले आदान प्रदान में रहते थे। तो वो अपने ऊपर कोई पाबंदियां महाकाव्यों में भी नहीं दिखाई पड़ती। और साथ ही साथ, अच्छा, ये एकदम जो हम लोग का देवकुल है वो भी ग्रीक देवकुल की तरह ही है। वहां पे देवता सब कुछ काम करते हैं, चोरी वोरी भी कर लेते हैं। तो ये उसका एक पक्ष था। तो देवों का उस तरह की स्वच्छंदता थी। दोनों, अगर संस्कृत नाटकों को देखिए तो, या और उसमें कोई अपवाद नहीं है, तो दोनों तरह के प्रेम मिलते हैं। यानी एक कामोत्तेजन वाला प्रेम या कामुक प्रेम कह सकते हैं, इरोटिक लव कह सकते हैं, दूसरा भाव प्रवण या पैशनेट लव कह सकते हैं। दोनों ही धाराएं थी, लेकिन आगे चलकर जो इरोटिक लव की धारा थी वो प्रधान हो जाती है। और उसके साथ ही साथ काव्य में स्त्री की स्थिति निम्नतर होती चली जाती है। भावना की दुनिया जितनी सिकुड़ती है, उतनी ही स्त्री की दुनिया भी काव्य में सिकुड़ती चली जाती है। और आप ये समझिए कि लक्षिक वर्णन, ऋतुचक्र, इन सब चीजों में उत्तरवर्ती संस्कृत काव्य पतित होता है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर जिस समय कालिदास लिख रहे होंगे कि को विहातुर समर्थ, वो
उसका खुली जंघाओं को एक बार देखने के बाद कौन समर्थ है जो उसे छोड़ना चाहे। ठीक है, तब सवाल यह है कि उस समय स्त्रियां भी क्या लिख रही थी और या उनका क्या सोचना था। इस काव्य में जो समाज की महिला दृष्टि प्रकट हो रही है उसके समानांतर कोई और महिला दृष्टि भी थी क्या समाज की, लेकिन हमारे पास उसका जरिया नहीं है खोजने का। यो आप देखिएगा कि बौद्ध टेक्स्ट जो है, बौद्ध कैनन जो है, उसमें बहुत प्रेम का वैसा महिमा मंडन है नहीं, क्योंकि काम के देवता को तो वहां मार या मृत्यु कहा जाता है बुद्ध के यहां। तो वो एक निराशावादी एक दृष्टि, जीवन दृष्टि है जिसमें काम बहुत नहीं है उनके यहां। थेरी गाथाओं में भी जो कल बताया प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने कि बौद्धों ने संरक्षित रखा अपनी लेखिकाओं की कही हुई और लिखी हुई बातों को, और सनातन परंपरा में वह नहीं रहा। तो थेरी गाथा में जो भिक्षुणियों का प्रेम है वो एक तरह से कहिए कि पिता पुत्र वाला वात्सल्य भाव से प्रेम है बुद्ध के प्रति। वो जो है मध्य युग में जो क्रिश्चियन भिक्षुणियां हैं उनका जो ईसा के प्रति दृष्टिकोण है वो सुंदर एक वर की कल्पना करती है ईसा के रूप में, वो एकदम अलग है बौद्धों से। तो मेरा ये कहना है कि संस्कृत का जो मतलब जिस युग को हम स्वर्ण युग कहते हैं, एक तरह से हिंदू काल में स्वर्ण युग है वो, और जिसमें इतने महान महाकाव्य लिखे गए, वहां भी आप देखिए कि शारीरिक भंगिमाएं और ब्योरों के आंतरिक विवरण, प्राकृतिक ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ भावनाओं में जो परिवर्तन होता है, शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनका अंकन करना, और धीरे धीरे एक तरह से स्त्री को इंद्रियार्थ बना देना। इंद्रिय के भोग के लिए जो अनेक सामान है उनमें से एक, यहां तक स्थिति पहुंचती है। और किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं है, कम से कम महाकाव्यों की दुनिया में जहां पे पैशनेट लव है वहां पर भी कभी कभी दिखाई पड़ता है कि बहुत आंतरिक जीवन में स्त्री के झांकने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती, और आंतरिक जीवन में नहीं दिखाई देती, उसके भूत और भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। वो जो है एक रूढ़िग्रस्त होती हुई जो प्रणय भावना है उसमें सदैव ही स्त्री का जो की स्थिति है वो हीन से हीनतर होती चली जाती है। तो इसीलिए भावनाओं का जैसा उद्रेक हमको क्लासिकल युग में शुरुआती सेंचुरी से मिलता है वो बाद में नहीं मिलता। तो अब हम क्योंकि सभी पूरे हम सिलसिले से नहीं चल सकते, अगर आप कल भी बहुत सी बातें हुई, प्रोफेसर सुधा सिंह ने ये कहा कि जिस समय नवजागरणकालीन स्त्री लेखिकाओं ने भक्ति काव्य को वैसा उसके प्रति महिमामय धारणा नहीं बनाई, तो ठीक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर आप देखिए तो कन्नड़ की तरह नहीं था कि वीर शैव आंदोलन में आंडाल सहित इतनी स्त्रियां हैं, संत हैं, और हमारे यहाँ मीरा हैं, ताज बीबी हैं। अब ये सही बात है कि बहुत सारी और लिख रही होंगी और विभिन्न कारणों से उनका जिक्र नहीं होता। तो ऐसे में नवजागरण, अच्छा इसके अलावा ये भी है कि जो शोध कार्य होता है और प्रकाश में आती है चीजें उसमें भी वक्त लगता है, तो जो कुछ भी भक्ति काव्य की धारणा उनके मन में बनी होगी उसमें सही बात है नारी की निंदा सभी करते हैं भक्ति काव्य में, लेकिन मीरा अकेली हैं जो एक उस अकेली नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन यह है कि ये बहुत मेजर रूप से एक अपनी स्वतंत्र दुनिया अपनी कविता में रचती है। राणा की दुनिया से जो पूरी तरह से उनका विच्छेद है, संबंध विच्छेद, उसकी समानांतर दुनिया उनकी कविता है, और वही एक तरह से उनका कृष्ण की दुनिया भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण या कान्हा या योगी कोई सही कोई एक वास्तविक व्यक्ति था कि नहीं था। वास्तविक मुख्य बात यह है कि
एक जीवन को जो पितृसत्तात्मक है, जिसके लौ श्रृंखलाओं को तोड़कर एक स्त्री बाहर निकल आती है और अपनी दुनिया रचती है, और वो जो रची हुई दुनिया है उसको प्रतीकित करती है कृष्ण के प्रेम में। तो कल किसी साथी ने ये बात उठाई थी प्रश्न करते हुए कि भाई प्रेमाख्यानों में जिस तरह से स्त्री को महत्व दिया गया है, और मानसरोधक खंड की उन्होंने उसको उद्धृत करते हुए भी कहा कि स्त्री की पीड़ा की भी जिस तरह से अभिव्यक्ति है, तो ये सच बात है कि पूरे भक्ति काव्य में अगर स्त्री की कोई बेहतर उपस्थिति है, एक सम्मानजनक उपस्थिति है, तो वो प्रेमाख्यानों में ही है। अब कबीर को देखिए कि एक अजीब बात है, कबीर भी नारी उनके लिए भी माया है। बहुत सारी बातें उन्होंने स्त्रियों के बारे में कही हैं जो किसी को भी नागवार गुजरेंगे, पर वो अकेला व्यक्ति है जो स्त्री बनकर भी कविता लिखता है। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। ये चीज जेंडर को, ये आप कह सकते हैं कि उसकी ट्रांसफरेबिलिटी कविता में अगर कहीं संभव होती है तो देखते हैं हम कि कबीर में होती है। बहुत बाद में कृष्णा जी ने जब हम हशमत लिखा तो हशमत साहब जो हैं वो मेल हैं और फर्स्ट पर्सन में लिखती हैं। वो हशमत साहब मिलते हैं अब एक मुश्किल ये आती है, जितने भी स्त्री की आहटें, उसके चित्र, उसकी आकांक्षाएं, उसके चित्रण के तरीके, उसके प्रति दृष्टिकोण को पीछे के साहित्य में खोजने की कोशिश की। असल में पान घुस गया, सुनाओ खाइए। पानी को ऐसे पीजिए, पान से हुआ कुछ है सिलिंग है। तो ये आर्काइव बढ़ाई कैसे जाए, जिसको कलचारू गुप्ता जी कह रही थी। ठीक है भाई, अभी यही खत्म करते हैं, बाद में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अवरोध नहीं है, ये बता रहा है कि अभी समापन सत्र में और मौका मिलेगा हम लोगों को सुनने को सर का ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना समय लिए, चूंकि 5 मिनट लेट हूँ अपने अलॉटेड टाइम से 10 मिनट, तो चाय यहीं पे भिजवा दूंगा। आप लोग यहीं बैठे रहे जो श्रोतागण है, और हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र के संचालक हैं हमारे गाजवा राजू सर जी, तो आपसे आग्रह है कि आप आए और मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।